फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, घटना चक्र की जो दृष्टि वाली बुक आई है, जो आंख वाली बुक है, जिसमें एक साल का करंट अफेयर्स दे रखा है, जनवरी 2023 से जनवरी 2024 तक का। सो उसको यहाँ पर हम लोग कवर अप करेंगे। आज जो ये रहेगा आपका पूरा सेशन, इसमें हम लोग नेशनल अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। इसके 2 या 3 सेशन आएंगे, उसमें ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर मैं उस बुक के पीडीएफ से आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि उसमें अगर जाएंगे तो बहुत सारी लाइंस ऐसी हैं जो नहीं ज़रूरी हैं, एग्जामिनेशन में उससे मतलब नहीं है। बट यहाँ पर एकदम उसका क्रक्स सार आपको मिलेगा। इस पीडीएफ को पाने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। अच्छा, टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिलेगा और इस वीडियो के मैसेज सेंटर में भी। सो नेशनल अफेयर्स में पहला जो टॉपिक है वो है आपका स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के बारे में। जितने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उन सबको हमने पॉइंट वाइज यहाँ पर लिख लिया है। जैसे ये जो परिणाम थे घोषित किसने किए, तो द्रौपदी मुर्मू ने किए हैं। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू कौन है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टोटल कितने शहरों का इसमें आकलन किया गया है सर्वेक्षण में, तो वो है आपका 4477 का, जिसमें 61 छावनी और 88 गंगा शहर उनको भी शामिल किया गया है। अगर हम बात करें इसके संस्करण की, तो 8वां इसका संस्करण है, यानी कि 8th। सबसे स्वच्छ छावनी की बात करें, महू छावनी जो कि आपकी मध्य प्रदेश की है, ये सबसे स्वच्छ छावनी है। सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर की बात करें तो वो चंडीगढ़ है। इसके बाद कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत नोएडा, इसको 5 स्टार शहर के रूप में प्रमाणित किया गया है। तो नोएडा को आपको ज़रूर यहाँ पर याद रखना है, क्योंकि यूपी स्पेसिफिक है। कचरा मुक्त शहरों की जो स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल है उसके तहत इसको 5 स्टार शहर के रूप में प्रमाणित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात करी गई है कि वर्ष 2024 के लिए जो स्वच्छ भारत मिशन है का गीत है वो क्या है, आपका नया संकल्प है, नया प्रकल्प है। इसके जो गायक हैं वो कौन है, कैलाश खेर। तो कैलाश खेर का नाम याद रखिएगा। ये जो गीत है, गीत का टाइटल क्या है कि नया संकल्प है, नया प्रकल्प है। 2024 के लिए स्वच्छ भारत मिशन का ये गीत है। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो रैंकिंग के बारे में बात होती है, अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर 1 लाख से ज़्यादा जनसंख्या श्रेणी की बात करें तो उसमें सूरत और इंदौर, इन दोनों ही शहरों को नंबर 1 स्थान दिया गया है, फर्स्ट प्लेस। नवी मुंबई सेकंड प्लेस पर है, विशाखापट्टनम थर्ड प्लेस पर, भोपाल की बात करें तो 4th प्लेस पर, विजयवाड़ा 5th पर, नई दिल्ली 6th पर, तिरुपति की बात करें 7th प्लेस, ग्रेटर हैदराबाद की बात करें तो ये आपका 8th प्लेस पर, वहीं पुणे की बात करें तो ये आपका 9वें प्लेस पर है। यूपी स्पेसिफिक शहरों की बात करें सो नोएडा 14th प्लेस पर, गाज़ियाबाद 38वें स्थान पर, अलीगढ़ की बात करें 40वां स्थान मिला है, बनारस की बात करें तो 41वां, लखनऊ की बात करें 44वां, फिरोजाबाद की बात करें तो 52वां, वहीं प्रयागराज की बात करें तो 71वां। अब इसमें जो आपको शहर याद रखने हैं, एक तो नोएडा याद रखना है, एक गाज़ियाबाद याद रखना है, इसके अलावा लखनऊ और बनारस याद रखने हैं। ठीक है, सो ये 4 शहर ज़रूर याद रखिएगा। क्वेश्चन अगर आएगा तो यहीं से आएगा। इसके अलावा अच्छा, प्रयागराज भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, अलीगढ़ और फिरोज़ाबाद को यहाँ पर स्किप किया जा सकता है। सो आगे देखें, बात करें जो शीर्ष 5 शहर हैं जिनकी आबादी 1 लाख से कम की है, तो उस कैटेगरी में इसमें आपके महाराष्ट्र के 4 शहर शामिल हैं, जिसमें सार्ट्सवर्ड है, लोनावला है, कराड़ है और पंचगिनी है। सेकंड प्लेस पर पाटन, ये छत्तीसगढ़ का शहर है जो कि 1 लाख से कम आबादी का है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शीर्ष जो 5 राज्य हैं उनके बारे में। सो शीर्ष 5 राज्यों में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर उड़ीसा है, फिर तेलंगाना है। और अगर यूपी की बात करें तो टोटल जो 27 राज्यों को इसमें शामिल करा गया, उसमें यूपी का प्लेस कौन सा है, 9वां प्लेस है यूपी का। शीर्ष 5 गंगा नगरों की बात करें तो स्टार्टिंग के तीनों हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, बनारस है, प्रयागराज है और बिजनौर है। इसके बाद आता है आपका हरिद्वार जो कि उत्तराखंड का है, फिर आता है आपका कन्नौज। ठीक है, सो ये सब कुछ था आपका स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के बारे में। ठीक है, सो इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है उस पर चलते हैं, जो कि आपका प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। सो इस महाअभियान को या फिर पीएम जनमन, इसको जो लॉन्च किया गया, कब लॉन्च किया गया और कहाँ पर लॉन्च किया गया, तो 15 नवंबर 2023 को इसको लॉन्च किया गया।
जनजातीय गौरव दिवस उस दिन मनाया जाता है 15 नवंबर को, इसको याद रखना है। खूंटी झारखंड, यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया, नरेंद्र मोदी अगेन इन्होंने इसको लॉन्च किया। और ये जो है विशेष रूप से संवेदनशील जो PVTG आदिवासी ग्रुप है, सो उसमें उसके जो 75 जनजातीय समूह हैं उनका विकास करना, ये इसका उद्देश्य है। मिशन की अवधि की बात करें 2023-24 से लेके 2025 तक की है, 25-26 तक की, यानी कि इन टोटल 3 साल की अवधि है। 24,104 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। मिशन में टोटल जो मंत्रालय हैं जो इसका सब कुछ देखेंगे, सारा कार्यान्वयन, सो टोटल मंत्रालयों की संख्या कितनी है? 9। वहीं मिशन से रिलेटेड जो सब्जेक्ट हैं, मतलब जिन चीज़ों पर मिशन फोकस करेगा, वो विषय कितने हैं? 11 हैं। नोडल और समन्वयक मंत्रालय की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, ये केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय होगा। मिशन में कुल कितने जिले शामिल किए गए? 220 जिले इसमें शामिल हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं कि किस तिथि को केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा मिशन के तहत एक सूचना, शिक्षा और संचार अभियान शुरू किया गया, तो वो था आपका 25 दिसंबर 2023। इसका पर्पस ये है कि जनजाति जो हैं जिनको शामिल किया गया है उनको जागरूक बनाया जा सके मिशन के बारे में और प्रचार प्रसार किया जा सके। अच्छा, इससे पहले अगर हम जनमन योजना की बात करें तो इससे पहले क्या कुछ हुआ था उसको एक बार देख लेते हैं। बजट भाषण में जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण दिया 2023-24 का, तो उसमें इन्होंने अनाउंस किया था कि हम जो है ये विशेष रूप से जो ये संवेदनशील जनजातीय समूह हैं इनके लिए कार्य करेंगे, और इसके लिए इन्होंने बोला था कि हम एक मिशन स्टार्ट करेंगे जो कि PM विकास मिशन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, और इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था और 3 सालों के लिए किया गया था। तो ये सब कुछ था आपका PM जनमन के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं, नमो ड्रोन दीदी योजना। अब देखो यहाँ पर ड्रोन से आप एक बात तो समझ गए होगे कि ड्रोन उड़ाना है। ठीक है, अब ड्रोन उड़ाने के माध्यम से करना क्या है, जो फर्टिलाइजर्स हैं उसका छिड़काव करना है। अब ऐसा करने की ज़रूरत क्यों है? 2 रीज़न है। पहली बात ये कि किसानों को उनकी आय ज़्यादा से ज़्यादा मिले, उनका समय बचे, ठीक है, और तेज़ी से एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो डेवलप हो। सो इसमें अगर हम बात करें सबसे पहले उर्वरक की, तो उर्वरक के उत्पादन की बात करें तो हिंदुस्तान सेकंड प्लेस पर है, उसके बाद भी हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है उर्वरक। ठीक है, तो ये वर्तमान स्थिति है। इस स्थिति को बदलने के लिए अनुसंधान रिसर्च जारी है और उसी का नतीजा है कि तरल नैनो उर्वरक जैसे कि आपका नैनो यूरिया हो गया या फिर नैनो डैप हो गया, DAP। ठीक है, सो इसको डेवलप करा गया है रिसर्च के बाद। अच्छा, अब इस योजना के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें, सो इसको लॉन्च किया गया था 30 नवंबर 2023 को। नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की 2024-25 से लेके 2025-26 तक, यानी कि 2 सालों के लिए योजना है। 1261 करोड़ रुपए का टोटल बजट का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय क्षेत्र की ये योजना है और इसकी घोषणा पूर्व में नरेंद्र मोदी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस था, तो उसका जब ये संबोधन दे रहे थे लाल किले से, तब इन्होंने इसकी घोषणा की थी। केंद्रीय सरकार द्वारा कितनी चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान किए जाएंगे? तो टोटल 15,000 ड्रोन जो है उनको प्रोवाइड किया जाएगा। हर एक ड्रोन की कीमत तकरीबन 10 लाख रुपए है, जिसमें उसके जितने एसेसरीज़ हैं वो भी इंक्लूडेड रहती हैं। अब इन ड्रोनों का उपयोग क्या होना है कि खेतों में जो नैनो उर्वरक हैं और जो कीटनाशक हैं उसका छिड़काव किया जा सकेगा। अब ये जो 15,000 ड्रोन हैं, इसमें से 500 ड्रोन ऐसे हैं जो कि उर्वरक कंपनी प्रोवाइड कराएगी और 14,500 ड्रोन ऐसे हैं जो कि केंद्रीय सहायता से उपलब्ध कराए जाएंगे। एक ड्रोन की कीमत अभी हमने बात करी कि 10 लाख रुपए के आसपास है। इसके बाद आगे बात करें तो महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन की 80% लागत अधिकतम 8 लाख रुपए तक, ये जो है वो मतलब इसको केंद्रीय वित्तीय सहायता के माध्यम से दिया जाएगा। इस योजना के तहत प्रत्येक चयनित महिला स्वयं सहायता समूह में से एक सदस्य को ड्रोन पायलट प्रशिक्षण दिया जाएगा, जबकि समूह के किसी अन्य सदस्य को ड्रोन तकनीशियन सहायक के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। सो ये सब कुछ था नमो ड्रोन दीदी योजना के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ जो वन लाइनर हैं। कुछ क्या वन लाइनर, जितने भी वन लाइनर दिए हुए थे इस बुक के स्टार्टिंग में जो कि आपका नेशनल अफेयर्स से रिलेटेड है, उनको कवर अप करते हैं।
अब इसको भी यहाँ पर एकदम कायदे से अरेंज करा गया है। जैसे अगर हम बात करें वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन की, तो इसका जो आयोजन किया गया वो 10 से 12 जनवरी 2024 को किया गया और ये इसका 10वां संस्करण था। याद रखने के लिए आप सिर्फ ये डेट याद रख लो कि 10 जनवरी को स्टार्ट हुआ था और ये 10वां ही संस्करण था, तो यहीं से दोनों चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल का जो राज्य स्थापना दिवस है इसको मनाया गया। अब ये पोइला वैशाख के दिन मनाया गया, जो कि बंगाली नववर्ष का पहला दिन होता है। इसी दौरान पश्चिम बंगाल का राज्यगीत इसको भी लॉन्च किया गया, जो कि है आपका बंगलार माटी बंगलार जल, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। इसके बाद कौन सा हवाई अड्डा है जिसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित किया गया, तो वो है आपका सूरत का हवाई अड्डा। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भारत का पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी, इसको कहाँ पर लॉन्च किया गया, तो आईआईटी कानपुर में। इसमें कोटक महिंद्रा बैंक ने जो है आईआईटी कानपुर के साथ में साझेदारी की है। इसके बाद करते हैं किसकी, महुआ मोइत्रा की। अब इनकी पार्टी कौन सी है, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, और इनकी जो लोकसभा सीट है वो कौन सी है, कृष्णा नगर पश्चिम बंगाल। अब हाल ही में इनको कैश फॉर क्वेरी घोटाले में संलिप्तता की वजह से अयोग्य घोषित किया गया। दैट मीन्स कि पैसा लेके क्वेश्चन पूछना लोकसभा में, ये इनके ऊपर आरोप है। इसकी वजह से इनकी लोकसभा की सदस्यता को निरस्त किया गया। इसके बाद क्राइम इन इंडिया 2022 की रिपोर्ट की बात करें तो जारीकर्ता कौन है इसका, एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये इसको जारी करता है। और इसमें एक प्रमुख बात यह थी कि प्रति लाख जनसंख्या पर रजिस्टर क्राइम रेट जो 2021 में तकरीबन 445.9 था, वो अब घटकर 2022 में 4222.2 यानी कि 422.2 रह गया है। सबसे कम अपराध वाले महानगर की बात करें तो वो कौन सा है आपका, कोलकाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल, इसका अनावरण किया गया, कहाँ पर किया गया, तो वो गुरुग्राम हरियाणा में किया गया। इसका नाम क्या है, आरोग्य मैत्री एंड क्यूब, और भीष्म योजना के तहत इसको बनाया गया है। सो ये सारी पॉइंट याद रखने, भीष्म योजना के तहत इसको बनाया गया है और ये दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल है। गुरुग्राम में इसका अनावरण किया गया, हरियाणा में। आरोग्य मैत्री एंड क्यूब इसका नाम है। प्रधानमंत्री जनमन योजना की बात करें, अभी हमने बात करी है कि पीवीटीजी जनजातियों के लिए इसको शुरू किया गया है और ये जो है विस्तारित रूप किसका है, प्रधानमंत्री जनजाति आवासीय न्याय महाअभियान। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द हम्प की बात करते हैं, जो कि आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर युद्ध संग्रहालय है, जिसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया, पासीघाट अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, किसने इसका उद्घाटन किया, ये कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। इसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने से संबंधित एक योजना को मंजूरी दी, तो वो है आपका महिला स्वयं सहायता समूहों को, जिसके बारे में अभी हमने देखा है नमो ड्रोन दीदी योजना के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, सो एम्स देवघर, जो कि झारखंड में है। अगला पॉइंट है आयुष्मान भारत वेल्थ और वेलनेस सेंटर, इसका नाम बदलकर अब क्या क्या कर दिया गया, ये नाम लिखा है, सो वो किया गया आपका आयुष्मान आरोग्य मंदिर। इसके बाद अगले पॉइंटर की बात करें, बात हो रही है काशी तमिल जो संगम है उसका दूसरा चरण, ये कब आयोजित किया गया, तो ये 17 से 30 दिसंबर 2023 को बनारस उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रीज़न बीइंग कि ये यूपी स्पेसिफिक भी है और नेशनल करंट अफेयर्स भी है। अगला पॉइंट है गुजरात के किस मछली को राज्य मछली घोषित किया गया, तो वो है आपकी घोल मछली। अब ये जो घोल मछली है गुजरात की राज्य मछली हो गई है। इसके बाद किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की ग्लोबल केस स्टडी लिस्ट में शामिल किया गया, तो वो है आपका केरला। ठीक है, सो इसमें केरला के जो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन है इसको शामिल करा गया संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की ग्लोबल केस स्टडीज लिस्ट में। इसके बाद दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड जो मंदिर है इसका अनावरण कहाँ पर किया गया, तो वो है आपका सिद्दीपेट तेलंगाना में। सिद्दीपेट तेलंगाना में दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण किया गया। इसके बाद साथी पोर्टल की बात करें, जिसका फुल फॉर्म है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये है साथी का फुल फॉर्म, और इसको जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और आईआईटी कानपुर ने मिलकर लॉन्च किया है।
इसके बाद बात करते हैं अग्नि पहल की। अब ये जो अग्नि पहल है ये आयुष मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया और इसका तात्पर्य क्या है, आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल, ठीक है, अग्नि का AGNI, ठीक है। सो आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल ये इसका फुल फॉर्म है। इसके बाद विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ ये कहाँ से किया गया, खूंटी झारखंड से। हर बच्चे के लिए हर अधिकार ये जो अभियान है ये उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा शुरू किया गया। इसके बाद बात करते हैं साइट्स की। साइट्स का फुल फॉर्म क्या है, सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। लॉन्च डेट की बात करें 16 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया, सिटीज चैलेंज 2.0 या फिर 2.0। सो पर्पस वही है कि भाई इंटीग्रेटेड तरीके से जो अपशिष्ट है, जो वेस्ट है, वेस्ट को मैनेज किया जाए, चलो, और उसके साथ जो है चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जाए। इसके बाद अगला पॉइंटर है उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र, इसको कहाँ पर शुरू करा गया, तो इटावा में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यूपी के किस जिले में देश का पहला बड़ा कन्या पूजन शक्ति वंदन इसको आयोजित किया गया, तो वो है आपका गोंडा। गोंडा में शक्ति वंदन को आयोजित किया गया। इसके बाद नरेंद्र मोदी इन्होंने चित्तौड़गढ़ राजस्थान दौरे पर किस ऐतिहासिक मंदिर का दौरा किया, तो वो है आपका सावरिया सेठ मंदिर, ठीक है। यहाँ पर नरेंद्र मोदी गए जिस वजह से ये काफ़ी लाइमलाइट में रहा। इसके बाद ISO 9000/2015 प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला थाना ये कहाँ स्थित है, तो ये है आपका भोपाल मध्य प्रदेश में लोकेटेड। इसके बाद अगला पॉइंटर है जिसमें बात करेंगे कि देश की पहली रैपिड रेल सेवा को क्या नाम दिया गया, तो वो है आपकी नमो भारत। इसके बाद संगठित साइबर अपराध के लिए एक राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र सेकंड नामक अभियान ये किसने स्टार्ट किया, तो ये किया आपका सेंट्रल CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI ने, ठीक है। ऑपरेशन चक्र सेकंड ये एक देशव्यापी और साइबर अपराध के अगेंस्ट एक अभियान है। इसके बाद आगे बात करते हैं अमित शाह की, तो इन्होंने किस शहर में समाऊ शहीद स्मारक और पुस्तकालय का उद्घाटन किया, तो गांधीनगर गुजरात में। ये जो स्मारक है किस क्रांति से संबंधित है, तो 1857 की क्रांति से संबंधित है, ये गांधीनगर में ये लोकेटेड है। आगे बात करते हैं मेरा युवा भारत। अब जो ये मेरा युवा भारत है इस सरकारी मंच को नरेंद्र मोदी ने युवा विकास के लिए लॉन्च किया। उत्तर प्रदेश राज्य का जो जलीय जीव है ये किसे घोषित किया गया, तो ये है आपका गांगेय डॉल्फिन को, या फिर गंगा में जो डॉल्फिन पाई जाती हैं उसको। अगला पॉइंटर है भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल ये कौन सा है, तो ये है आपका तट मंदिर, कहाँ का, तमिलनाडु का। ये भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल है। देश का दूसरा राज्य जिसने जाति आधारित सर्वेक्षण कराने की घोषणा की, तो पहला तो बिहार था, दूसरा था राजस्थान, उसके बाद लेकिन वहाँ पर सरकार पलट चुकी है अब। इसके बाद भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना इसकी आधारशिला कहाँ रखी गई, तो नीमच में रखी गई, मध्य प्रदेश में। इसकी क्षमता 1440 मेगावाट होगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंटर है बाढ़ के कारण खबरों में जो रही आपकी दक्षिण ल्योहनक झील ये कौन से राज्य में लोकेटेड है, तो ये है आपकी सिक्किम में ल्योहनक झील, ठीक है। इसके बाद विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना को किसके द्वारा जो है राष्ट्र को समर्पित किया गया, तो वो है आपका नरेंद्र मोदी, इनके द्वारा राष्ट्र को समर्पित करा गया। और ये जो परियोजना है ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में विस्तारित है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंटर की बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकेंड के तहत किस राज्य को 100% ODF प्लस का दर्जा दिया गया, तो वो है आपका यूपी को 100% ODF प्लस का दर्जा दिया गया। इसके बाद नीलगिरी ताहर की बात करें तो ये जो परियोजना है नीलगिरी ताहर दिवस, ठीक है, परियोजना नहीं सॉरी दिवस, ये दिवस जो है आपका 7 अक्टूबर 2023 को मनाया गया और तमिलनाडु राज्य का ये राजकीय पशु है नीलगिरी ताहर। इसके बाद संसद भवन की बात करें, जो पुराना संसद भवन था उसका नाम बदल रख दिया गया है क्या, संविधान भवन। इसके बाद आदि शंकराचार्य की बात करें तो इनको स्टैच्यू ऑफ वेलनेस का अनावरण ये कहाँ पर किया गया, तो ये ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में आदि शंकराचार्य की
स्टैच्यू ऑफ वननेस, इसका अनावरण किया गया। महिला आरक्षण विधेयक 2023 की बात करें तो लोकसभा में इसको कब पारित करा गया? 20 सितंबर 2023 को, और ये जो है 128वां संविधान संशोधन विधेयक था। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर बात हो रही है कि किस पशु को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई, तो वो है आपका मिथुन। विश्वकर्मा योजना की बात करें, 17 सितंबर 2023 को कारीगरों के लिए इसको लॉन्च किया गया है। कब किया गया? 17 सितंबर 2023 को। इसके बाद विश्व की सबसे बड़ी MICE परियोजना, इसके लिए मतलब इसको कहाँ पर नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया? ठीक है, तो ये है आपका यशोभूमि। और अगर हम MICU इन सुविधाओं की पूर्ण रूप की बात करें तो ये है आपका मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर एथिलीन क्रैकर परियोजना की आधारशिला रखी? तो बीना रिफाइनरी मध्य प्रदेश में जो लोकेटेड है, यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने एथिलीन क्रैकर परियोजना की आधारशिला रखी। इसके बाद किस राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी प्रदान की गई? तो वो है आपका उत्तराखंड। इसके बाद प्रोजेक्ट नमन की बात करें तो ये पूर्व सैनिक और जो शहीद हैं उनके परिवारों के कल्याण के लिए इसको लॉन्च किया गया है। इसके बाद उज्ज्वला योजना की बात करें तो उज्ज्वला योजना 2025-26 तक के लिए विस्तारित की गई है। तो ये ईयर आपको याद रखना है, 2025-26 तक के लिए इसको विस्तारित किया गया है। इसके बाद स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक आबादी पर शीर्ष में कौन से शहर रहे? तो इसमें इंदौर है, यूपी का आगरा है और ठाणे है महाराष्ट्र का। तो इन 3 शहरों के नाम याद रखने। इसके बाद ऊधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया और कर दिया गया शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। इसके बाद अगला है उत्तर प्रदेश की किस नदी में जटायु क्रूज सेवा स्टार्ट करी गई? तो वो है आपका सरयू रिवर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंटर की बात करें, उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ये कहाँ पर बनेगा? चित्रकूट में बनेगा। आयुष्मान भव अभियान का उद्घाटन कहाँ से किया गया? तो वो है आपका गांधीनगर गुजरात। ठीक है, और ये वर्चुअल रूप से किया गया। सो दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है सो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या कुछ और इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं। बाकी इस PDF को पाने के लिए टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए और इस PDF को आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। वो है 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए 2023 में, उसके बारे में। इससे पहले के जो नेशनल अफेयर्स के टॉपिक हैं वो ऑलरेडी फिनिश हो चुके हैं, आप प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। सो आइए शुरू करें। अब सबसे पहली चीज़ की 5 राज्य वो कौन कौन से थे जहां पर चुनाव करवाए गए? तो इसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, तेलंगाना, ये सब आपको याद रखने। अब सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की। अभी अगर आपने नहीं देखा है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो आप देखिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जाता है जिसमें आपसे नंबर ऑफ सीट्स के बारे में पूछा जाता है कि किस विधानसभा में कितनी सीटें हैं। वो रैंडमली नहीं पूछा जाता। रैंडमली का मतलब अगर देखो पिछले 2-3 साल में जहाँ जहाँ चुनाव हुए हैं वही स्टेट आपको एग्जामिनेशन में मिलेंगे क्वेश्चन की फॉर्म में कि उन पर्टिकुलर स्टेट्स में कौन कौन सी स्टेट में कितनी कितनी सीटें हैं। इसलिए ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आपको याद रखना है। जब हम छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो 90 यहाँ पर टोटल सीटें हैं विधानसभा की। जो चुनाव करवाया गया वो 2 चरणों में करवाया गया। चुनाव के लिए जो शुभंकर यहाँ पर था वो चुनई चिराई था। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये ज़रूर एग्जामिनेशन में आ सकता है, ज़रूर याद रखें। वोट परसेंटेज स्पेसिफिकली नहीं पूछा जाता है बट मैंने यहाँ पर इसको फिर भी इंक्लूड किया है। 76.31% के आसपास यहाँ पर वोटिंग हुई थी। इसके बाद आगे बात करें कि ये कौन सी किस क्रम की विधानसभा थी, तो ये 6वीं यानी कि 6th टाइम यहाँ पर विधानसभा के चुनाव हुए थे। और इसमें जो पार्टी विजयी रही वो भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी रही। टोटल 54 सीट्स यहाँ पर बीजेपी ने एक्वायर की 90 में से। टोटल 90 सीट्स थी, 54 बीजेपी को मिली। अब इसमें जो महिला प्रतिनिधि हैं जो विजयी रहीं वो कितनी थी? इन टोटल 19 थी। अभी तक की जो छत्तीसगढ़ में 5 बार पहले भी चुनाव हुए हैं, 6ठे बार का था। अब तक सबसे ज़्यादा महिलाएं इस बार जीती हैं, 19 महिलाएं। मुख्यमंत्री की बात करें कि किसने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करी और कहाँ पर करी, तो साइंस कॉलेज मैदान जो कि रायपुर में है वहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह हुआ और विष्णुदेव साय इन्होंने जो है मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करी और व्यक्तिगत रूप से ये 4थे CM बने हैं। विष्णु
देव सहाय की बात करें तो ये जो है व्यक्तिगत रूप से चौथे सीएम बने, राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। दैट इज वाई दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र से ये विजयी हुए। उप मुख्यमंत्री दो बने, एक अरुण साय और दूसरे विजय शर्मा। वहीं अगर हम बात करें विधानसभा अध्यक्ष की, तो विधानसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किए गए रमन सिंह। ठीक है, सो ये सारे पॉइंट हैं यहाँ पर आपका छत्तीसगढ़ चुनाव से रिलेटेड। इसके बाद मध्य प्रदेश की बात करें, टोटल सीटें कितनी, 230, और इन 230 सीटों के लिए जो वोट पड़ा, वोट परसेंटेज वो 77.15, 77.15% यहाँ पर वोटिंग हुई। ये 16वीं विधानसभा थी जिसके लिए चुनाव कंडक्ट कराए गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जीत अर्जित करी और 163 सीटें जीती। कितने, 230 में से 230 में से 163 सीट्स के साथ में बीजेपी ने जीत दर्ज करी। महिला प्रतिनिधियों की बात करें, 27 महिलाओं ने यहाँ पर जीत दर्ज करी। मुख्यमंत्री कौन बना, तो ये बने आपके मोहन यादव। अब ये जो है उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से विजयी हुए। इसके बाद आगे बात करें उप मुख्यमंत्री की, तो उप मुख्यमंत्री के रूप में जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला इन्होंने शपथ ग्रहण करी। विधानसभा अध्यक्ष ये बने नरेंद्र सिंह तोमर। ये सारे पॉइंट थे आपके मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बारे में। अगर आप पीडीएफ देखोगे ना या फिर ओरिजिनल बुक देखोगे, आप देखोगे अननेसेसरी बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, बट यकीन मानना इसके बाहर जितना मैंने आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, हर एक पॉइंट जो भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है वो सब कुछ इंक्लूड करा है। चीज़ों को बहुत रेक्टिफाई करके करा गया है और मुझे उम्मीद है कि ये सीरीज़ आपको 100% पसंद आएगी। हो ही नहीं सकता ना पसंद आए। अभी तक बहुत सारे चैनल्स ने इस बुक को पढ़ाया है, अलग अलग तरीके से पढ़ाया है, बट सब ने ज़्यादातर ये करा है कि सीधे सीधे पीडीएफ को उतार दिया है, बट वो बहुत पैथेटिक तरीका है, कोई मतलब नहीं है उसको पढ़ाने का। ठीक है, वेल जैसा आपको पसंद आए। अगर आपको ये वाला सीरीज़ पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। मिज़ोरम चुनाव के बारे में बात करें तो यहाँ पर टोटल 40 सीटें हैं और उसमें 39 सीटों की बात करें तो वो अनुसूचित जनजातियों के लिए यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व हैं। टोटल वोट कितना पड़ा, 80.66%। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें कि कौन से क्रम की ये विधानसभा चुनाव हुए तो ये हुए 9वीं विधानसभा के लिए यहाँ पर चुनाव परिणाम जो थे वो दिसंबर 2023 में जारी किए गए। कौन सी पार्टी यहाँ पर जीती, तो यहाँ पर जीती आपकी ज़ोरम पीपल्स मूवमेंट। टोटल 27 सीट्स इसको मिली। अब बात करें हम ज़ोरम पीपल्स मूवमेंट की। अब ये जो पार्टी है, ये पार्टी 2023 के जो विधानसभा चुनाव हुआ इसमें पहली बार एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में इसने भाग लिया था और 2019 में ये पार्टी जो थी एक क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त थी। सो जो ये अगर हम बात करें यहाँ पर 2023 के चुनाव की, विधानसभा चुनाव की, तो पहली बार ये एक राजनीतिक पार्टी के रूप में सामने आई राज्य स्तर की। इससे पहले तक ये मात्र क्षेत्रीय दल के रूप में इसको रिकॉग्निशन मिला हुआ था। टोटल अगर हम बात करें कितनी महिला प्रतिनिधि यहाँ पर जीती तो वो हैं 3 महिलाएं जो थीं वो इस पूरे चुनाव में जीती हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि पहली महिला कैबिनेट मंत्री ये बनी हैं लालरिन पुई। ठीक है, तो लालरिन पुई का नाम ज़रूर याद रखें। ये मिज़ोरम की पहली महिला कैबिनेट बनी है और अगर मंत्री बनने की बात करें सो ये तीसरी महिला मंत्री बनी है। ठीक है, मतलब मंत्री की अगर हम बात करें कि इससे पहले कौन कौन मंत्री बन चुकी हैं, लेकिन कैबिनेट मंत्री के रूप में ये पहली बार चुनी गई हैं। ठीक है, तो मिज़ोरम की पहली कैबिनेट मंत्री बनी है महिला कैबिनेट मंत्री लालरिन पुई। 1972 में मिज़ोरम विधानसभा के चुनाव के बाद से यह पहला अवसर है जब एक से अधिक महिला जो हैं वो विधानसभा सदस्य के रूप में जिनका मतलब वो जीती हैं। ठीक है, इसके बाद पिछले 40 वर्षों में यह पहली बार है जब मिज़ो नेशनल फ्रंट और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसके अतिरिक्त किसी दूसरी पार्टी के नेता ने मिज़ोरम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करी है। अब ये जो मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने वाले हैं इनका नाम क्या है, इनका नाम है लालदुहु मोहा। ठीक है, होमा। सो लालदू होमा ये जो है मुख्यमंत्री बने हैं। लालदू होमा की बात करें, पहले आईपीएस अधिकारी थे और ये जो है अब 6वें मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पर इन्होंने शपथ ग्रहण करी है। 2023 के अगर विधानसभा चुनाव की बात करें, ठीक है, तो ये जो है शेरशिप विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से ये निर्वाचित हुए।
इससे पहले अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सुरक्षा में ये तैनात थे। 1984 में ये कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर मिजोरम से लोकसभा सदस्य के रूप में चुने गए, लेकिन दल बदल कानून के तहत इनको अयोग्य घोषित करा गया और ये जो थे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन पर ये कानून जो था वो लगाया गया और इनको जो है बाहर किया गया लोकसभा से 1988 में। ये चीज़ भी इनके बारे में आपको याद रखनी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राजस्थान के विधानसभा चुनावों की। तो टोटल अगर हम सीट्स की बात करें 200 सीट्स हैं, बट चुनाव हुए 199 के लिए। रीज़न क्या था कि एक विधानसभा क्षेत्र है करणपुर, यहाँ पर प्रत्याशी थे कांग्रेस के जिनका नाम था गुरमीत सिंह कूनर। इनकी डेथ हो जाती है जिसकी वजह से यहाँ पर चुनाव को स्थगित किया जाता है और 2024 जनवरी में यहाँ पर उपचुनाव करवाया जाता है जिसमें कांग्रेस के प्रत्याशी हैं रूपेंद्र सिंह कूनर। इन्होंने जीत दर्ज की। जो है एक चरण में चुनाव करवाया गया। वोट परसेंटेज की बात करें 74.62% यहाँ पर वोट पड़े और यहाँ पर जो ये चुनाव हुआ था ये 16वीं विधानसभा के लिए हुआ था जिसके जो रिजल्ट थे वो दिसंबर 2023 में जारी किए गए। विजयी पार्टी की बात करें बीजेपी ने यहाँ पर जीत जो है उसको दर्ज किया और 115 सीटें यहाँ पर जीती। वहीं अगर टोटल महिला प्रतिनिधियों की बात करें जिन्होंने जीत दर्ज करी वो है कितनी, 20। मुख्यमंत्री की बात करें तो भजन लाल शर्मा ये जो थे यहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में चयनित करे गए और ये सांगनेर विधानसभा से पहली बार विधायक का चुनाव जीते थे। पहली बार ये विधायक बने हैं और पहली बार में ये सीधे क्या बन गए, सीएम बन गए। नाम है भजन लाल शर्मा। उप मुख्यमंत्री की बात करें दिया कुमारी यहाँ पर उप मुख्यमंत्री के रूप में चुनी गई। इसके अलावा जो दूसरे उप मुख्यमंत्री चुने गए वो हैं आपका प्रेमचंद्र बैरवा। सो ये दो जो हैं उप मुख्यमंत्री के रूप में चयनित हुए। विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो वासुदेव देवनानी ये यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष बने हैं। इसके बाद अगला जो चुनाव है वो है आपका तेलंगाना के बारे में। यहाँ पर बात करें टोटल सीटों की विधानसभा की, सो वो कितनी है, 119। वोट परसेंटेज की बात करें 71.34 इतना यहाँ पर वोट डाला गया। तीसरी विधानसभा के लिए यहाँ पर जो रिजल्ट जारी करे गए, ये तीसरी विधानसभा के चुनाव हुए थे वो दिसंबर 2023 में जारी किए गए। कांग्रेस ने यहाँ पर जीत दर्ज करी, टोटल 64 सीटें जीती 119 में से। और पराजित पार्टी की बात करें तो भारत राष्ट्र पार्टी है, इसका नाम भी याद रखना है। टोटल अगर हम बात करें विजयी महिला प्रतिनिधि तो वो कितनी है, 10, ठीक है, जो कि टोटल विधानसभा सीटों का कितना है, लगभग 8% है। इसके बाद मुख्यमंत्री की बात करें सो मुख्यमंत्री के रूप में अनुमुला रेवंत रेड्डी इन्होंने जीत दर्ज करी और ये आपका कोंडलकल विधानसभा से जीती और ये राज्य की दूसरे मुख्यमंत्री हैं। उप मुख्यमंत्री की बात करें मल्लू भाटी विक्रमार्क ये जो हैं यहाँ पर उप मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए, मल्लू भाटी विक्रमार्क, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की जिसमें हम लोग देखेंगे जो आपका अनुच्छेद 370 है, इस पर सर्वोच्च न्यायालय का जो ऐतिहासिक निर्णय आया उसके बारे में। सो यहाँ पर निर्णय पे चलें इससे पहले बात करते हैं कि अनुच्छेद 370 एग्जैक्टली है क्या या फिर क्या था। सो इसकी वजह से जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। मुझे लगता है इसके बारे में काफ़ी कुछ आपको ऑलरेडी पता भी होगा। और इस अनुच्छेद को 1949 में अस्थायी प्रावधान के रूप में जोड़ा गया था। और अनुच्छेद 35A की बात करें तो वो इसी अनुच्छेद यानी कि अनुच्छेद 370 से ही उपजा था। 1954 में जम्मू कश्मीर की विधानसभा की सिफारिश पर राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से ये जो अनुच्छेद 335A है इसको लाया गया और इसके माध्यम से स्थानीय निवासियों को परिभाषित किया गया। इसके तहत सिंपल सा ये बात समझने वाली है कि कोई भी वहाँ की लड़की जो है अगर किसी अदर स्टेट हिंदुस्तान के किसी अदर स्टेट में शादी करती है तो उसकी वहाँ की नागरिकता ख़त्म हो जाती थी, ठीक है। डुअल सिटीजनशिप का जो प्रावधान था वो ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारी सहूलियतें जो उसे जम्मू कश्मीर में मिलती वो नहीं मिलेंगी अगर वो किसी दूसरे राज्य की लड़के से वो शादी करती है, ठीक है। बट अब ऐसा नहीं है क्योंकि अब ये जो 35A है ये अपने आप ख़त्म हो गया जब 370 को समाप्त किया गया। इसके बाद आगे इसमें बात करें 2019 की तो 2019 में अनुच्छेद 370 और 35A की समाप्ति को मंजूर किया गया और 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में पुनर्गठित किया गया। सो ये जो पर्टिकुलर डेट है 31 अक्टूबर 2019 इसको ज़रूर याद रखना है क्योंकि यहाँ पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी बनाए गए। 11 दिसंबर 2023
इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 5-0 के फैसले में केंद्र सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 370 और 35A इसको निरस्त करने का निर्णय जो लिया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, इसको वैध ठहराया। सो यहाँ पर जो संवैधानिक पीठ नहीं, यहाँ पर जो पीठ बैठी सुप्रीम कोर्ट की, उसने 5-0 के निर्णय से ये फैसला दिया था। अब ये जो 5-0 का फैसला है, इसमें 5 जो जजेस थे वो कौन कौन थे? तो उसमें हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़, ये शामिल थे। SK कौल शामिल थे, संजीव खन्ना, VR गवई और सूर्यकांत, ये 5 जजेस थे जिन्होंने 5-0 से ये फैसला दिया। इसके बाद जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 की बात करते हैं। अब कौन कौन से संशोधन हैं जो इसके द्वारा किए गए? सबसे पहला कि जम्मू कश्मीर के जो निवासी हैं या फिर कश्मीर के जो निवासी हैं, निवासियों में से अधिकतम 2 सदस्यों को विधानसभा में नामित करने का प्रावधान है। मतलब नॉमिनेशन का कम से कम 2 लोगों को है कि 2 लोग इसमें नॉमिनेट करे जाएंगे कश्मीर से, जिसमें 1 महिला सदस्य होंगी। इसके अतिरिक्त उपराज्यपाल द्वारा विधानसभा में 1 सदस्य पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से विस्थापित व्यक्तियों में से नामित किया जा सकता है। कौन कर सकता है? उपराज्यपाल। कहाँ पर? मतलब जो POK है, POK में जो पहले रहा है व्यक्ति या फिर पहले POK से विस्थापित होकर यहाँ पर आया है, ऐसे विस्थापितों में से किसी एक व्यक्ति को वो नामित कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रावधान है, ये प्रावधान है कि इस विधेयक में जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 107 से बढ़ाकर 114 करने का प्रस्ताव किया गया है। ये जो पुनर्गठन विधेयक था, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी आपने देखा कि POK से विस्थापित अगर कोई है तो उसमें से किसी एक व्यक्ति को उपराज्यपाल जो है वो नामित कर सकता है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर बात करी गई कि जो टोटल विधानसभा की सीटें हैं उनको बढ़ाकर 107 से 114 करने का प्रस्ताव इसके अंदर शामिल किया गया। और इन सदस्यों में 7 जो है वो अनुसूचित जाति और 9 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होंगी। ये जो 114 सीटें हैं, इसमें 7 सीटें अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट और 9 जो हैं ST यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब, इनके लिए रिजर्व रहेंगी। जम्मू कश्मीर की विधानसभा की वास्तविक सीटें 83 से बढ़ाकर 90 करने का प्रावधान किया गया। ये जम्मू कश्मीर के बारे में है। ठीक है। मतलब जो ये वास्तविक सीटें हैं, वास्तविक सीटों का मतलब क्या है कि काफ़ी सारी सीटें ऐसी हैं जो POK की हैं। ठीक है। अब वो POK की अगर हम हटा दें, हम सिर्फ बात करें जो आज की डेट में इंडिया के अंडर सीट्स हैं, तो वो टोटल कितनी है, वो उनको बढ़ाकर 90 करने का प्रावधान किया गया। इनमें से 43 सीटें जम्मू में और 47 सीटें कश्मीर में होंगी। ठीक है। 43 कहाँ पर? जम्मू में, और 47 सीटें कहाँ? कश्मीर में होंगी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लिए 24 सीटें जो है वो आरक्षित की गई हैं। इस तरीके से ये हमारा जम्मू और कश्मीर का जो पुनर्गठन विधेयक था उसके बारे में है। अब बात करते हैं जो ये पुनर्गठन विधेयक था, इसमें जो दूसरा संशोधन किया गया। इस संशोधन को कब किया गया? ये 2019 में संशोधन प्रस्तावित था। और इसमें क्या कुछ है इसको भी यहाँ पर देखते हैं। इस विधेयक के अनुसार जहां तक संभव हो सके जम्मू और कश्मीर विधानसभा में सभी निर्वाचित सीटों में से महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। टोटल अगर हम बात करें तो 1/3 सीट्स यहाँ पर रिजर्व करने की बात करी गई है। ये आरक्षण विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों पर भी लागू होगा, जो 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। और इस विधेयक के प्रावधान विधेयक के कानून बनने के बाद संचालित होने वाली जनगणना के बाद प्रभावी होंगे। मतलब तुरंत ये प्रभावी नहीं होंगे। जब एक बार कानून बन जाएगा उसके बाद जब जनगणना होगी उसके बाद ये लागू किए जाएंगे। ये सब कुछ था इस आर्टिकल के बारे में। इसके बाद अगला आर्टिकल है मेरा युवा भारत। अब ये जो मेरा युवा भारत है इसके बारे में एक एक करके सारी बातें समझते हैं। सबसे पहली बात ये कि 2047 का जो विज़न है केंद्र सरकार का, स्पेशली नरेंद्र मोदी का, उसको साकार करने के लिए एक स्वायत्तशासी निकाय यानी कि बॉडी, वो क्या है आपकी मेरा युवा भारत, इसके रूप में एक व्यापक सक्षम तंत्र की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है ताकि विजन 2047 को साकार किया जा सके। शुभारंभ की तिथि और व्यक्ति की बात करें तो 31 अक्टूबर 2023, 31 अक्टूबर मतलब राष्ट्रीय एकता दिवस। अब इस दिन नरेंद्र मोदी ने इसके बारे में बताया, मतलब इसको शुरू किया। अब बात करें मेरा युवा भारत की, तो अभी हमने बात करी है कि ये एक स्वायत्त निकाय होगा यानी कि स्टैच्यूटरी बॉडी होगी ये, और ये युवा विकास और युवा नेतृत्व वाले विकास के लिए प्रौद्योगिकी
द्वारा संचालित एक व्यापक संस्थागत तंत्र प्रदान करता है। यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो याद रखिएगा कि ये जो मंच है ये 15 से 29 साल तक के बीच के जो युवा हैं इनको जो है लाभ पहुँचाएगा, लेकिन विशेष रूप से किशोरों के लिए बनाए गए इस कार्यक्रम के घटकों के मामले में अगर हम अलग अलग इस कार्यक्रम के घटक की बात करें तो उसमें जो लाभार्थी होंगे वो 10 से 19 वर्ष के होंगे, आयु वर्ग के होंगे। ठीक है, सो ये 2 पॉइंट यहाँ पर याद रखने हैं कि अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये 15 से 29 वर्ष की जो आयु वर्ग के युवा हैं इनकी बात करता है, उनको फ़ायदा पहुंचाएगा। बट अगर हम बात करें इसके घटकों की तो जो मतलब विशेष रूप से जो किशोरों के लिए बनाए गए घटक हैं, सो उसमें जो किशोर को डिफाइन करा गया है वो 10 से 19 वर्ष की जो आयु वर्ग है उसको इसके अंदर टारगेट किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि मेरा युवा भारत एक फिजिटल। अब ये फिजिटल का मतलब क्या है, यानी कि फिजिकल और डिजिटल इन 2 वर्ड्स को मिलाया है, फिजिकल और डिजिटल। तो इसका मतलब क्या है कि जो भौतिक गतिविधियां हैं उनके साथ डिजिटल तकनीक को जोड़ना, यही है आपका फिजिटल। ठीक है, सो ये फिजिटल एक मंच है और यह युवाओं को निष्क्रिय प्राप्तकर्ता की जगह विकास का सक्रिय संचालक बनाने में मदद करेगा या फिर बनने में मदद करेगा। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा ये वाला आर्टिकल फिनिश होता है। इसके बाद अगला आर्टिकल है आज़ादी के अमृत महोत्सव का समापन। कब हुआ, सारी डेट्स याद रखनी है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 मार्च 2021 में इसको लॉन्च किया गया था, आज़ादी के अमृत महोत्सव को। इसकी आधिकारिक घोषणा की गई थी। 31 अक्टूबर 2023 को इसका समापन हुआ। नरेंद्र मोदी उस टाइम पर वहाँ पर मौजूद थे और ये जो कार्यक्रम रहा ये कर्तव्य पथ नई दिल्ली में रहा था। ठीक है, और इसी टाइम पर अमृत महोत्सव स्मारक का शिलान्यास भी नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। तो अमृत महोत्सव स्मारक, इसका शिलान्यास नरेंद्र मोदी ने किया। कहाँ पर, कर्तव्य पथ नई दिल्ली में। और उसी दिन ये अमृत महोत्सव का समापन भी होता है 31 अक्टूबर 2023 को। आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान कौन कौन से जो दिवस हैं इनको मनाने की घोषणा की गई। पहला है आपका 14 अगस्त। इस दिन विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा आपसे। 15 नवंबर की बात करें जनजातीय गौरव दिवस के रूप में इसको मनाया जाएगा। 26 दिसंबर की बात करें तो वीर बाल दिवस के रूप में, यानी कि साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह इन्होंने जो शहादत दी थी उसके याद में ये वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा, 26 दिसंबर को हर साल वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। जनजातीय गौरव दिवस ये आपका 15 नवंबर को मनाया जाएगा हर साल। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस ये आपका 14 अगस्त को मनाया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं अमृत महोत्सव पुरस्कार की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 अगर हम बात करें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की तो इसमें जम्मू कश्मीर, हरियाणा और राजस्थान ये टॉप 3 रहे हैं। इनका नाम आपको एज इट इज़ याद रखना है। वहीं अगर मंत्रालयों की बात करें कि कौन कौन से मंत्रालयों को इसमें पुरस्कृत करा गया टॉप 3, सो इसमें केंद्रीय विदेश मंत्रालय, फिर रक्षा मंत्रालय, फिर रेल मंत्रालय। ठीक है, रेल एवं केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। इसके बाद एक अभियान यहाँ पर शुरू करा गया जो अभियान था मेरी माटी मेरा देश। अब ये जो मेरी माटी मेरा देश है इसकी तिथि क्या थी, कब से कब तक ये चला, ये 9 अगस्त से 31 अक्टूबर के बीच में चला। और 31 अक्टूबर यानी कि जब ये पूरा जो अमृत महोत्सव था इसका समापन हुआ उस दिन तक ये चला। ठीक है, और 31 अक्टूबर को क्या होता है, राष्ट्रीय एकता दिवस, इसको अभी हम देख चुके हैं। टैगलाइन की बात करें, मिट्टी को नमन वीरों को वंदन, ये इसकी टैगलाइन है। आगे बात करते हैं यहाँ पर ये जो अभियान है ये उन वीरों और वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि जो है वो देता है, श्रद्धांजलि स्वरूप इसको आयोजित किया गया था जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। स्थान की बात करें कर्तव्य पथ नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया और उस टाइम पर नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद थे और उसी दिन जो है अमृत महोत्सव का समापन भी हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं नमो वंदे भारत, भारत की जो पहली रैपिड रेल सेवा है। ठीक है, अब ये जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम या फिर RRTS है तो ये एग्जैक्टली जो मेट्रो रेल है उससे किस तरीके से अलग है। तो सबसे पहली बात ये मेट्रो रेल से अलग है क्योंकि इसमें अपेक्षाकृत लंबी दूरी तक यात्रा करने वाले यात्री जो हैं वो उनके लिए इसको विकसित किया गया है। ठीक है, तो वो इसमें सफ़र करेंगे। मेट्रो की एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है वहीं तक जाती है, बट इसके अभी हम आगे बात करेंगे तो आप देखोगे कि काफ़ी लंबे लंबे रूट हैं मेट्रो से कहीं ज़्यादा।
और इसकी गति भी जो है वो मेट्रो की तुलना में 3 गुना अधिक होगी। और इसमें कम ठहराव होंगे, ठहराव मतलब स्टॉपेज इसके कम रहेंगे। मेट्रो में तो हर 2 मिनट पे एक स्टेशन आता है, दिल्ली मेट्रो की अगर बात करें तो यहाँ पर उस तरीके से नहीं रहेगा। अब ये जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है इसके लिए 8 गलियारों के विकास की सिफारिश की गई है, जो RRTS है यानी कि रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। ऐसे 8 बनाए जाएंगे, ठीक है, 8 गलियारे उसके बनाए जाएंगे। पहला गलियारा दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, इसको एज इट इज़ याद रखना, ये नंबर याद रखना, 8 गलियारे। और ये गलियारे कौन कौन से हैं ये भी याद रखना, ठीक है। सो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, दिल्ली गुरुग्राम SNB अलवर, फिर दिल्ली पानीपत, दिल्ली फरीदाबाद बल्लभगढ़ और पलवल। इसके अलावा गाजियाबाद खुर्जा वाला एक गलियारा रहेगा, दिल्ली बहादुरगढ़ रोहतक का एक गलियारा रहेगा, दिल्ली शाहदरा बड़ौत का एक गलियारा रहेगा और गाजियाबाद और हापुड़ के बीच में एक गलियारा बनाया जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ खंड की, क्योंकि इसी का जो है उद्घाटन करा नरेंद्र मोदी ने। कब उद्घाटन करा? 20 अक्टूबर 2023 को। और टोटल अगर हम बात करें इस पूरे खंड की लंबाई की तो 82.15 किलोमीटर ये लंबा है। गाजियाबाद में जो साहिबाबाद रैपिडेक्स स्टेशन है वहाँ पर ये सब कुछ कार्यक्रम हुआ था। अब यहाँ पर आगे बात करें कि इसके साथ ही जब इसका उद्घाटन किया गया मोदी के द्वारा, इसके साथ ही मोदी ने भारत की पहली रैपिड रेल सेवा नमो भारत ट्रेन, इसको भी राष्ट्र को समर्पित किया। भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रणाली जो है, मतलब प्रणाली सिस्टम कहें तो इसकी डिज़ाइन गति कितनी है? 180 किलोमीटर प्रति घंटा, ये मैक्स है। अगर हम बात करें RRTS यानी कि रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, तो इसकी संचालन या फिर ऑपरेशनल स्पीड की बात करें तो 160 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन अगर एवरेज इसकी बात करें स्पीड की तो वो कितनी है? 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके बाद नमो भारत ट्रेन की बात करें तो ये आपकी साहिबाबाद को दुरई डिपो से जोड़ती है। दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखें। इसके अलावा इसी के साथ भारत में RRTS प्रणाली जो है इसको भी शुरू किया गया। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं, ये है आपका गांगे डॉल्फिन या फिर गंगा का जो जलीय जीव है, ये इसको घोषित करा गया जो गंगा में डॉल्फिन पाई जाते हैं। तो सबसे पहले गंगा डॉल्फिन की ही बात करते हैं। 2023 में वन विभाग जो उत्तर प्रदेश का है इसके द्वारा गंगा डॉल्फिन को जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई। अब अगर हम बात करें गांगे डॉल्फिन की तो ये मीठे पानी में पाई जाने वाली 4 डॉल्फिन प्रजातियों में से एक है। IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें इसको संकटग्रस्त की श्रेणी में वर्गीकृत करा गया है। अगर हम वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की बात करें तो उसकी अनुसूची 1 में इसको लिस्ट किया गया है, जिसके तहत इसे जो है ज़्यादा सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसके अलावा साइट्स या फिर कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, उसकी बात करें तो उसके परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध किया गया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखो अभी हमने बात करी कि 4 तरीके की डॉल्फिन है। एक तो हो गई हमारी गंगा डॉल्फिन। इसके अलावा 3 तरीके की और डॉल्फिन है, वो है आपकी बैजी डॉल्फिन जो कि यांगजी नदी जो चीन की है उसमें पाई जाती है। भूलन की बात करें, भूलन डॉल्फिन ये आपकी सिंधु नदी में पाई जाने वाली है। वोटो की बात करें, ये अमेजन नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन है। 2006 में चीन की जो यांगजी रिवर है उसमें डॉल्फिन जो है अब नहीं रह गई हैं, चाइना ने इस बात को घोषित कर दिया है। गंगा डॉल्फिन, इसको जो है आपका टाइगर ऑफ द गंगा इस नाम से भी जाना जाता है। और ये जो डॉल्फिन है ये स्तनधारी अंधी होती हैं, ठीक है, मतलब स्तनधारी होती हैं और अंधी होती हैं, ये पॉइंट और याद रखना है। अब बात ये उठती है कि अगर ये अंधी होती हैं तो ये अपने शिकार को कैसे ढूंढती हैं? तो शिकार को ढूंढने के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगों को उत्सर्जित करती हैं, जिसके माध्यम से ये अपने शिकार को पहचानती हैं। वैज्ञानिक नाम की बात करें तो प्लेटानिस्टा गैंगेटिका ये इसका वैज्ञानिक नाम है। इसके बाद राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस की बात करें तो ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट है, वो है आपका प्रोजेक्ट डॉल्फिन। इसको नरेंद्र मोदी ने घोषित किया था 15 अगस्त 2020 को, ताकि जो नदी और जो समुद्र दोनों में डॉल्फिन पाई जाती हैं उनका संरक्षण किया जा सके। गंगा नदी के किनारे गंगा नदी डॉल्फिन के महत्वपूर्ण आवासों को संरक्षित क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित किया गया है। जैसे आपका हो गया विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य जो कि भागलपुर बिहार में लोकेटेड है। विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पर लोकेटेड है? याद रखना है आपको, भागलपुर बिहार में ये लोकेटेड है। इसके बाद आगे बात करते हैं वर्ष 2008 की, जब असम सरकार ने राज्य का जलीय पशु इसको घोषित किया है, ठीक है, डॉल्फिन को।
मई 2010 की बात करें तो केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में डॉल्फिन को घोषित किया। इसके बाद 2019 की बात करें तो पंजाब द्वारा सिंधु नदी की जो डॉल्फिन है इसको राज्य का जलीय पशु घोषित किया गया है। वहीं 2023 जिसके बारे में अभी हमने देखा है कि यहाँ पर गांगेय डॉल्फिन को यूपी का जो वन विभाग है इसके द्वारा प्रदेश जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया है। इसके बाद दूसरे तथ्यों की बात करते हैं। बात करें उत्तर प्रदेश की जो राज्य मछली है इसका नाम क्या है, चितला। वहीं बिहार की राज्य मछली का नाम बात करें तो ये क्या है आपका, देशी मांगुर। गुजरात की जो राज्य मछली है ये अभी लाइमलाइट में रही क्योंकि ये करंट अफेयर्स का पार्ट है। नवंबर 2023 में गुजरात की जो सरकार है इसके द्वारा घोल मछली को राज्य मछली के रूप में अधिसूचित किया गया। विश्व मात्स्यिकी दिवस, ठीक है, जो कि आपका 21 नवंबर को मनाया जाता है उसी दिन। इसका रीज़न क्या था, क्योंकि ये जो है आर्थिक रूप से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मतलब इसकी आर्थिक मूल्य काफ़ी है और ये विशिष्टता है इसकी, ठीक है। इसकी वजह से इसको राज्य मछली के रूप में घोषित किया गया, फिर अधिसूचित किया गया। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है आपका, प्रोटोनीबिया डाइकेंथस, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। रंग की बात करें सुनहरे रंग की होती है और भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछलियों में से एक है और इसको जो है गोल्ड फिश भी कहा जाता है। सो दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। अगला सेशन जल्द ही आएगा। अभी नेशनल अफेयर्स चल रहे हैं, सो काफ़ी कुछ अभी बचा है नेशनल अफेयर्स में। ज़रूर आप इस सीरीज़ को फॉलो करें। इस पीडीएफ को पाने के लिए आप जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसके साथ जुड़ जाइएगा। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा नेशनल अफेयर तब आपको ये पूरा पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप मल्टीपल टाइम्स खुद से भी रिवाइज कर पाएँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल, यानी कि यहाँ पर हम किसके बारे में बात करेंगे, आयुर्वेद से रिलेटेड ज्ञान के बारे में। और उसके अंदर नैपुण्य का मतलब हो गया इनोवेशन, ठीक है, उसके अंदर क्या कुछ इनोवेशन की गई है उसके बारे में। सबसे पहला पॉइंट जो एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा वो है कि अग्नि, इसका फुल फॉर्म क्या है। सो आपको याद रखना है, आयुर्वेद ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ज्ञान जी को, एन नैपुण्य को और आई जो है वो इनिशिएटिव को। अब ये जो पहल है ये कहाँ पर लॉन्च हुई और किसके द्वारा लॉन्च हुई। सो नई दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा। पर्पस क्या है, ये जो पहल है ये आयुर्वेद चिकित्सकों को उनके अपने नवाचारी अभ्यासों यानी कि जो इनोवेशन वो कर रहे हैं और रोगों से जुड़ी विभिन्न स्थितियों में उनके अनुभवों की जानकारी को साझा करने का एक मंच प्रदान करता है। मान लीजिए जितने भी हमारे आयुर्वेदाचार्य हैं, अगर कुछ वो इनोवेटिव करते हैं आयुर्वेद के क्षेत्र में और किसी रोग का इलाज करते हैं और वो चाहते हैं कि बाकी सारे जो आयुर्वेदाचार्य हैं उनको भी पता चले, सो उसके लिए पूरा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर वो अपनी सारी बात साझा कर सकते हैं, रोगों से जुड़ी क्या जटिलताएं हैं उसको कैसे उन्होंने सॉल्व किया, उस सारी चीज़ को वो साझा कर सकते हैं। इससे आयुर्वेद के जो चिकित्सक हैं उनके बीच साक्ष्य आधारित आयुर्वेद चिकित्सा की जानकारी देने की जो संस्कृति है इसको बढ़ावा मिलेगा। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि उन्होंने बस कुछ कह दिया, एक आयुर्वेदाचार्य ने उसको अपनी बात को उन्होंने रख दिया, बट यहाँ पर वो एविडेंस भी देंगे कि क्या एविडेंस है उससे रिलेटेड, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये है भारतीय भेषज संहिता आयोग यानी कि इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। अब ये जो है पीडीजी यानी कि फार्माकोपिया डिस्कशन ग्रुप, इसका सदस्य बना है। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि ये जो भारतीय भेषज संहिता ये जो है ये किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, यानी कि इस कोड को किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। सो ये केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से भारतीय भेषज संहिता आयोग द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ठीक है, या फिर वो प्रकाशित करता है। इसे भारत में निर्मित या फिर विपणन का मतलब हो गया मार्केटिंग, भारत में या जो दवाइयाँ बन रही हैं और जिनकी मार्केटिंग की जा रही है, ऐसी दवाइयों के मानकों को यानी कि स्टैंडर्ड्स को जो है उसको आधिकारिक रूप से एक पुस्तक के रूप में जो है प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बात करते हैं भारतीय भेषज संहिता आयोग की। अब ये जो आयोग है ये केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का एक स्वायत्त संस्थान है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसके बाद फार्माकोपिकल वार्ता समूह यानी कि पीडीजी, इसके बारे में बात करेंगे। इसकी जो वार्षिक बैठक हुई अभी अक्टूबर 2023 में, ये कहाँ पर हुई, तो ये हुई आपकी हैदराबाद में।
दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसकी बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो हैदराबाद में। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। आज तक जितनी भी इसकी बैठक हुई वो अमेरिका, यूरोप और जापान में ही हुई। पहली बार ऐसा हुआ है कि इन तीनों जगह से बाहर कहीं और इसकी बैठक आयोजित की गई हो। ठीक है, सो ये अमेरिका, यूरोप, जापान के बाहर आयोजित की गई पहली बैठक थी। 2019 के बाद से अगर हम बात करें तो इसके जो प्रतिभागी हैं उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति वाली ये पहली बैठक है। यानी कि 2019 के बाद से जो भी इसकी बैठक हुई उसमें जो प्रतिभागी हैं इसमें अमेरिका है, यूरोप है और जापान है। सो ये प्रतिभागी व्यक्तिगत रूप से इसके अंदर शामिल नहीं होते थे इन कंट्रीज़ के, बट इस बार जो है इसमें शामिल हुए 2019 के बाद। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। भारतीय भेषज संहिता आयोग को ये जो है स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है इस बार। ठीक है, सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हुआ है यहाँ पर, ये पीडीजी आएगा। ठीक है, सो भारतीय भेषज संहिता आयोग को पीडीजी के स्थायी सदस्य के रूप में इस बार शामिल किया गया। इससे पहले सदस्य कौन कौन थे? तो यूरोपीय फार्माकोपिया, जापान फार्माकोपिया और अमेरिका या फिर अमेरिकी फार्माकोपिया। ठीक है, अब जो है आपका भारतीय भेषज संहिता आयोग भी इसमें शामिल हुआ है। पर्यवेक्षक की बात करें तो WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन इसका एक पर्यवेक्षक यानी कि ऑब्जर्वर है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं, दैट इज समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है, इस केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की। सो ये मुलुगु डिस्ट्रिक्ट पड़ता है तेलंगाना का, वहाँ पर इसको इस्टेब्लिश किया गया है या फिर किया जाएगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023, 3 नहीं है सॉरी, ये 2023 है। ठीक है, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसको पढ़ना? इसको पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस संशोधन के बाद ही ये समक्का सरक्का जो केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय आयोग है इसको जो है इसकी स्थापना की जा सकती थी। तो अब ये जो संशोधन विधेयक था इसने ओरिजिनल कौन सा वो था आपका एक्ट था जिसमें संशोधन किया, सो केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009, इसके अंदर अमेंडमेंट किया गया। एग्जामिनेशन में आपसे एग्जैक्टली पूछा जा सकता है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम कौन से वर्ष का है, तो आपको ऑप्शंस में से 2009 को चुनना है। अब ये जो संशोधन है इसके द्वारा ही समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, या फिर ये संशोधन जो है इस विश्वविद्यालय की स्थापना के उद्देश्य से किया जाना है। इसके बाद आगे बात करते हैं समक्का सरक्का जाठरा या फिर मेदाराम जाठरा, ये एग्जैक्टली है क्या? सो ये जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। एशिया में बात करें तो एशिया में सबसे बड़ा जनजातीय मेला है ये। ठीक है, और मतलब कुंभ के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा मेला है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आयोजन इसका कहाँ पर किया जाता है? सो मेदाराम गांव, मुलुगु, तेलंगाना, यहाँ पर इसका आयोजन हर 2 साल में किया जाता है। द्विवार्षिक मेला है। आयोजनकर्ता जनजाति या फिर ट्राइब की बात करें तो ये कोया जनजाति है जो इसका आयोजन करती है। तेलंगाना सरकार के द्वारा इसे राज्य उत्सव के रूप में घोषित किया गया है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये जो मेला है ये समक्का और सरक्का देवी, ये माँ बेटी थी, इनके नेतृत्व में 12वीं शताब्दी में काकातीय जो शासक थे उनके द्वारा जब सूखे की स्थिति के दौरान जनजातीय लोगों पर कर लगाया गया तब इन्होंने विद्रोह किया, और उस विद्रोह में मतलब उसी विद्रोह के उपलक्ष्य में जो है इनको याद किया जाता है। एक जनजातीय विद्रोह हुआ, उसकी याद में इस पूरे मेले को मनाया जाता है। सो ये मेले के बारे में सारी बातें याद रखनी है कि ये हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बड़ा मेला है और एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला है। मेदाराम गांव मुलुगु तेलंगाना में इसको हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है। द्विवार्षिक है। कोया जनजाति इसको मनाती है। ठीक है, और तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा इसको राज्य उत्सव के रूप में घोषित किया गया है। सो यहीं पर आज के अपने इस वाले सेशन को एंड करते हैं। आज का ये सेशन मैंने छोटा रखा है ताकि आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और एटलीस्ट पूरा वीडियो देखें। कोई भी सजेशन, कोई भी फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन इज़ फॉर यू, वहाँ पर आके अपनी बात ज़रूर रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। ट्रैवल फॉर लाइफ की, अब ये जो ट्रैवल फॉर लाइफ कार्यक्रम रहा, अब इसमें सबसे पहले तो हम बात करें कि लाइफ का मतलब क्या है। अब ये जो लाइफ अभियान था ये काफ़ी पहले स्टार्ट करा गया था, जिसका फुल फॉर्म है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। ठीक है, अब ये जो कार्यक्रम है आपका ट्रैवल फॉर लाइफ, सो इसको कब, कहाँ और किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया, यही एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। सो 27 सितंबर जो कि आपका विश्व पर्यटन दिवस होता है उस टाइम पर इसको लॉन्च किया गया 2023 में। भारत मंडपम यहाँ पर नई दिल्ली में इसको आयोजित करा गया और
ये मंत्रालय कौन सा था आपका? पर्यटन मंत्रालय। सो ये तीनों पॉइंट एग्जैक्टली याद रखने हैं कि विश्व पर्यटन दिवस यानी कि 27 सितंबर 2023 इस कार्यक्रम को जो है आयोजित करा गया भारत मंडपम नई दिल्ली में पर्यटन मंत्रालय की ओर से। अब यहाँ पर दूसरी बात इसकी क्या है कि इस कार्यक्रम को निम्न भागीदारों द्वारा प्रारंभ किया गया। मतलब इस कार्यक्रम को आयोजित करने में किस किसने पार्टिसिपेट करा? तो ये 3 हैं जो आपको याद रखने हैं। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, दूसरा है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन मंत्रालय और तीसरा है आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP। सो ये तीनों ही इसके अंदर शामिल रहे इस कार्यक्रम को आयोजित करवाने में। ट्रैवल फॉर लाइफ ये जो मिशन है, ये जो है मतलब पूरा आपका ट्रैवल फॉर लाइफ, ये मिशन लाइफ के अंतर्गत पर्यटन क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय कार्यक्रम है। और इसके लक्ष्य की बात करें तो सतत पर्यटन के लिए राष्ट्रीय रणनीति के साथ अभिसरण यानी कि कन्वर्जेंस, इसमें देश में जो स्थायी पर्यटन है उसको बढ़ावा देना, ये इसका मेन लक्ष्य। ये बात करें कि इस मिशन के तहत कितने केंद्रीय विषय हैं, तो वो हैं आपके 8। ये नंबर एज इट इज़ याद रखिएगा। अब वो कौन कौन से हैं? वो है ऊर्जा की बचत, वो है आपका जल की बचत, सिंगल यूज प्लास्टिक या फिर एकल प्रयोग प्लास्टिक का बहिष्कार करना, अपशिष्ट यानी कि जो वेस्ट है उसको कम करना, स्थानीय व्यवसायों और समुदायों का सशक्तिकरण, इसके अलावा स्थानीय संस्कृति एवं धरोहर का सम्मान, स्थानीय खाद्य पदार्थों का सेवन, प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण। ये 8 इसके प्रमुख विषय हैं। इस कार्यक्रम को 2 अलग अलग क्षेत्रों के लिए प्रारंभ किया गया। अब वो क्षेत्र कौन कौन से हैं? एक है आपका स्वच्छता के लिए ट्रैवल फॉर लाइफ, ठीक है, किसके लिए? स्वच्छता के लिए। ये एक राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान है जिसे देश के 108 पर्यटन स्थलों पर संचालित करने की योजना बनाई गई है। सो ये नंबर आपको याद रखना है कि कितने जगह पर इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा, चलाया जाएगा, 108 पर्यटन स्थलों पर। दूसरा इसका जो क्षेत्र है जिसमें ये कार्यक्रम जो है काम करेगा वो है आपका ग्रामीण पर्यटन के लिए ट्रैवल फॉर लाइफ। तो ये दोनों चीज़ें याद रखनी है कि स्वच्छता के लिए ट्रैवल फॉर लाइफ जो कि 108 पर्यटन स्थलों पर चलाया जाएगा, संचालित किया जाएगा। दूसरा है ग्रामीण पर्यटन के लिए ट्रैवल फॉर लाइफ। अब इतना सब कुछ हमने बात करा है लाइफ के बारे में यानी कि लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तो एग्जैक्टली ये जो मिशन लाइफ है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। भारत जो है वो लाइफ को यानी कि लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट को अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों में शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश है। उद्देश्य ये है कि पर्यावरण की रक्षा की जाए, उसका संरक्षण किया जाए, उसके लिए व्यक्तिगत और सामुदायिक कार्रवाई यानी कि लोग जो हैं इंडिविजुअली काम करें और कम्युनिटी स्तर पर भी एनवायरनमेंट के लिए काम करने के लिए प्रेरित हों, मोटिवेट हों। ये इसका मेन पर्पस है मिशन लाइफ का। कब, कहाँ और किसने इसको प्रस्तावित किया था? इसमें यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। पहली बात ये कि प्रस्तावित कब किया था, दूसरी बात इसकी घोषणा कब की गई थी। 1 नवंबर 2021 को नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, इनने ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में जो COP यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ये जो चल रही थी 26 वाली, यहाँ पर इन्होंने इसको प्रस्तावित किया था कि इस तरीके का कार्यक्रम करना चाहिए, ठीक है। और इस मिशन की घोषणा कब, कहाँ और किसने की? 20 अक्टूबर 2022 को नरेंद्र मोदी ने एकता नगर गुजरात स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से इस कार्यक्रम को स्टार्ट किया था। यहाँ पर ये जो डेट है 20 अक्टूबर 2022, इसको 100% याद रखिएगा। मिशन लाइफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। नरेंद्र मोदी तो खैर आपको याद रहेंगे ही, क्योंकि सारी जितने भी आप देखोगे आर्टिकल तो हर किसी में किसी का उद्घाटन, किसी का लॉन्चिंग डेट, सब कुछ नरेंद्र मोदी को ही आपको देखने को मिलेगा। एक आध आपको इधर उधर मिल सकता है। अच्छा, मिशन लाइफ का लक्ष्य की बात करें तो 2028 ये टारगेट है, 2028 तक हिंदुस्तान के न्यूनतम 80% गांवों और जो स्थानीय शहरी निकाय हैं इनको पर्यावरण अनुकूल बनाना है। तो ये जो लक्ष्य है ये 2028 का है, ठीक है। ये लक्ष्य का ईयर आपको ज़रूर याद रखना है कि 2028 तक तकरीबन 80% गाँव या जो शहरी निकाय हैं, स्थानीय शहरी निकाय, इनको जो है पर्यावरण के अनुकूल बनाना, ये इसका एक पर्पस है या फिर एम है। इसके बाद बात करें सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आयोजन किसने करा इस प्रतियोगिता का? तो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने। और उद्देश्य क्या था कि ऐसे गांव को सम्मानित करना जो ग्रामीण पर्यटन स्थल का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता हो। अब ये जो पुरस्कार दिए गए ये कब दिए गए? आपका विश्व पर्यटन दिवस यानी कि 27 सितंबर के अवसर पर ये पुरस्कार दिए गए। टोटल 35 गांव को इसमें पुरस्कृत करा गया। 5 गांव को स्वर्ण, 10 गांव को रजत और 20 गांव को कांस्य श्रेणी में पुरस्कृत किया गया।
अब अगर बात करें कि स्वर्ण कैटेगरी में कौन कौन से गांव हैं जो आपको याद रखने, तो ये पांचों के पांचों याद रखिएगा। दाबर, ये जम्मू कश्मीर का एक गांव है बांदीपुरा में। इसके बाद सरमोली, ये पिथौरागढ़ में पड़ता है उत्तराखंड में। इसके बाद रेयक, ये ममित मिजोरम में पड़ता है। इसके बाद कंथालूर, ये इडुक्की केरला में पड़ता है। इसके अलावा मडला, ये जो है आपका पन्ना मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो ये पांचों के पांच गांव आपको याद रखने हैं, दावर, सरमोली, रेयक, कंथालूर और मंडला। इसके बाद ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको और याद रखना है कि अगर हम रजत कैटेगरी की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो कुरैना ग्राम है उसको शामिल किया गया है। इसके बाद अगले आर्टिकल की बात करते हैं भारत डायनामिक्स ब्रांड की। अब ये जो भारत डायनामिक्स ब्रांड है ये NCOL द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी के मौके पर जो गृह मंत्री हैं और जो सहकारिता मंत्री भी हैं अमित शाह, इनके द्वारा भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड, इसके 6 उत्पादों को जारी किया गया। कितने उत्पादों को? 6 उत्पादों को। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। सो नेशनल, या फिर हम बात करें राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, जो कि फुल फॉर्म है आपका NCOL का, इसको नई दिल्ली में सहकारिता के माध्यम से जैविक उत्पादों को बढ़ावा देना विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। सो सहकारिता के माध्यम से जैविक उत्पादों को बढ़ावा देना, इस विषय पर एक जो संगोष्ठी आयोजित हुई, ये कहाँ पर आयोजित हुई? तो याद रखना है नई दिल्ली में आयोजित हुई, ठीक है। और जो ये 6 ब्रांड इसके जारी करे गए भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड के, तो ये जो 6 उत्पाद हैं, ठीक है, ये 6 उत्पाद किसने जारी करे? अमित शाह ने। इसके बाद एक पॉइंट आपको ये और याद रखना है कि राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है आपका आनंद, कहाँ पर? गुजरात में, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं। ये है आपका एकात्मकता की मूर्ति। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो एकात्मकता की मूर्ति है ये एग्जैक्टली है किसकी प्रतिमा? तो ये है आदि गुरु शंकराचार्य की। लोकेटेड कहाँ पर है? तो ओंकारेश्वर में मंदात पर्वत है जो कि पुनासा तहसील और खांडवा जिले के अंतर्गत आता है मध्य प्रदेश में। वहाँ पर ये एकात्मकता की मूर्ति इसको लोकेट करा गया है, वहाँ पर इसको स्थापित करा गया है। और प्रतिमा के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी ऊंचाई 108 फीट है। एग्जामिनेशन में ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, दैट्स वाई दिस ऑल इन्फॉर्मेशन इज इंक्लूडेड इन इट, ठीक है। तो इसको यहाँ पर याद रखना है कि ऊंचाई 108 फीट है। धातु कौन कौन सी हैं जिसका इस्तेमाल करा गया है इस मूर्ति को बनाने में, इस प्रतिमा को बनाने में? तो कांसा, तांबा, टिन और सीसा। मूर्तिकार की बात करें, भगवान रामपुरे ये मूर्तिकार हैं जिन्होंने इस प्रतिमा का मतलब पूरा उसको बनाया है। और इस प्रतिमा में आदि शंकराचार्य को चलने की मुद्रा में, यानी कि वॉकिंग स्टाइल में यहाँ पर शो किया गया है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है इसमें यहाँ पर बात करी गई है कि ये जो प्रतिमा है ये 54 फीट ऊंचे एक आसन के ऊपर स्थित है जो 27 फीट ऊंचे कमल की पंखुड़ी सदृश आधार पर टिका हुआ है। सो ये आपको एग्जैक्टली यहाँ पर याद रखना है सारी चीज़ें, ठीक है। और इस प्रतिमा का जो वैचारिक संकेत है ये प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार वसुदेव कामत इन्होंने तैयार किया था। सिर्फ वैचारिक संकेत है ये, इन्होंने काम नहीं करा इसके ऊपर, बट इसको जो इस स्केच के आधार पर जो फाइनली मूर्ति बनाई वो किसने बनाई? भगवान रामपुरे ने, ठीक है। ये सोलापुर महाराष्ट्र के एक मूर्तिकार हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं कि मूर्ति का अनावरण किसने किया। तो मूर्ति का अनावरण करा शिवराज सिंह चौहान जो कि पहले मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, अब नहीं है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा मध्य प्रदेश के अब मुख्यमंत्री कौन है। ये हम लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने आर्टिकल में देखा था, जो चुनाव के बारे में हमने पढ़ा था उसमें। सो अगर आपने नहीं देखा है वीडियो देखिएगा, अदरवाइज बताइएगा कमेंट सेक्शन में आज की डेट में मध्य प्रदेश के जो CM हैं वो कौन है। ओंकारेश्वर में आयोजित शंकर वतरम नामक एक समारोह के दौरान जो है इसका अनावरण किया गया। इसके बाद बात करें एकात्मकता धाम की, तो इसमें 3 चीज़ों की स्थापना की गई है। पहला है आपका जो आदि शंकराचार्य हैं इनकी एक बहुधातु प्रतिमा जिसके बारे में अभी हमने पूरा पढ़ा, एकात्मकता की मूर्ति। दूसरा है शंकराचार्य का संग्रहालय और तीसरा है जो शंकराचार्य हैं ये आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान। तो इन 3 चीज़ों की स्थापना किसमें करी गई है? एकात्मकता धाम में, ठीक है। तो एक मूर्ति करी गई, एक संग्रहालय और एक संस्थान। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी की। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा है। कहाँ पर लोकेटेड है? मैरीलैंड अमेरिका में। ऊंचाई की बात करें 19 फीट है। शिल्पकार कौन है? राम V सुतार, इन्होंने इस मूर्ति को बनाया है। और ये जो है भारत
के बाहर स्थित डॉक्टर अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा है 19 फीट की। ये जो प्रतिमा है ये हैदराबाद स्थित डॉक्टर अंबेडकर की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा। अगर आपसे पूछा जाए डॉक्टर अंबेडकर की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ पर लोकेटेड है, तो आपको याद रखना है हैदराबाद में है। कौन कौन सी धातु का इसमें इस्तेमाल हुआ है? कांसा, ठीक है, कांसे की बनी हुई है। ऊंचाई की बात करें 125 फीट ऊंची ये प्रतिमा है। इसका अनावरण किसने किया था? उस टाइम पर जो मुख्यमंत्री थे तेलंगाना के चंद्रशेखर राव, इन्होंने इस प्रतिकृति का अनावरण किया था। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की। बड़ा इंपॉर्टेंट है, 182 मीटर की हाइट की ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। रामवी सुतार इन्होंने इसको बनाया है। गुजरात राज्य में लोकेटेड है और सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये प्रतिमा है। इसके अलावा अगर हम बात करें भारत में कौन कौन सी प्रमुख मूर्तियां हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर लोकेटेड हैं। सो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में अभी देखा, गुजरात में है। तिरुवल्लुर प्रतिमा की बात करें तमिलनाडु में है। गोमटेश्वर प्रतिमा कर्नाटक में है। हनुमान मूर्ति की बात करें तो ये नई दिल्ली में है। इसके अलावा भगवान मुरुगन की प्रतिमा ये कहाँ पर है? आपका तमिलनाडु में। मुरुदेश्वर की भगवान शिव की प्रतिमा ये कर्नाटक में लोकेटेड है, ठीक है। इसके बाद अगला जो आर्टिकल है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका यही है कि इसको कब गठित किया गया, तो 4 अक्टूबर 2023 में इसको गठित किया गया राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड को। ये जो हल्दी बोर्ड है एग्जैक्टली करेगा क्या, तो ये देश में हल्दी और हल्दी उत्पादों के विकास और संवर्धन पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसके अगर हम बात करें कौन कौन से कार्य रहेंगे, तो ये पहला काम तो यही करेगा कि हल्दी के स्वास्थ्य संबंधी जो लाभ हैं उसके विषय पर जागरूकता बढ़ाएगा। लोगों को पता चलेगा कि हल्दी से कितने फ़ायदे होते हैं और हल्दी की जो खपत है उसको बढ़ाने की दिशा में काम करेगा। ऑब्वियस सी बात है, जब लोगों को ये पता चलेगा कि हल्दी से इतने ज़्यादा फ़ायदे होने वाले हैं तो वो और हल्दी को कंज्यूम करेंगे, तो हल्दी की खपत बढ़ेगी। हल्दी के निर्यात को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए बाजार विकसित करना ये इसका काम है। इसके अलावा नए उत्पादों के अनुसंधान और विकास को ये बढ़ावा देगा और मूल्यवर्धित हल्दी उत्पादों के लिए नागरिकों के पारंपरिक ज्ञान का विकास करेगा। सो ये सारे काम रहेंगे राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के। इसके बाद आगे बात करते हैं इसमें कि भारतीय हल्दी के बारे में, कि भारतीय हल्दी के जो प्रमुख निर्यात बाज़ार हैं ये कौन कौन से हैं। तो ये बांग्लादेश है, ये संयुक्त अरब अमीरात है, इसके अलावा अमेरिका है और मलेशिया है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की केंद्रित गतिविधियों के माध्यम से 2030 तक, ये टारगेट वर्ष आपको याद रखना है, 2030 तक भारतीय हल्दी निर्यात जो है इसको $1 बिलियन तक पहुंचाने का मतलब एक अनुमान है कि इतना तो हम कर ही लेंगे, ठीक है। तो $1 बिलियन का पूरा बिजनेस इसके निर्यात से हल्दी के, इसको टारगेट किया गया है कि 2030 तक हमें करना है। मतलब इतना बिजनेस हमें लेके जाना है कि $1 बिलियन एनुअली जो है हम निर्यात कर पाएँ 2030 तक। इसके बाद आगे बात करें हल्दी की, तो वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? कुरकुमा लौंगा, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। ये जो है आपका जिंजीबेरेस परिवार का एक पुष्पीय पादप है। और हल्दी में उपस्थित प्रमुख जैव सक्रिय यौगिक की बात करें तो ये क्या है आपका? कुरक्यूमिनॉइड्स, ये इसका प्रमुख सक्रिय जैव सक्रिय यौगिक है। जैव सक्रिय यौगिक जो होते हैं वो आपके प्रति ऑक्सीकारक यानी कि एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और कैंसर रोधी गुणों के लिए ये उत्तरदायी होते हैं। भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। मतलब इन तीनों ही कैटेगरी में, चाहे हम कंज्यूम की बात करें, चाहे हम प्रोडक्शन की बात करें और चाहे हम बात करें इसमें इसको निर्यात करने में, एक्सपोर्ट करने में, तो इंडिया तीनों ही प्लेसेस पर हल्दी के मामले में नंबर 1 पे है। अगर हम बात करें सर्वाधिक हल्दी उत्पादक राज्य, तो ये महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, कर्नाटक है और तमिलनाडु है। इसके बाद ये जो आप आर्टिकल अब पढ़ने वाले हो, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2000% इस बात की गारंटी है कि आपको क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा ही। अब इसमें 2-3 पॉइंट हैं जो आपको एग्जैक्टली याद रखने हैं। सबसे पहला अगर हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन से नंबर का, तो 106, ठीक है, 106वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, ये इसके तहत हुआ है। और दूसरा आपको याद रखना है आर्टिकल्स, एक आर्टिकल है आपका 239AA, इसको इसमें संशोधन किया गया। इसके अलावा 300A, 302A और 304A, ये 3 आर्टिकल ऐड करे गए हैं। ये जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको पॉइंट बताए, यहाँ से आपको
100% क्वेश्चन मिलेगा। अब यहाँ पर पहले हम बात करते हैं कि महिला आरक्षण विधेयक पारित करने के जो प्रयास हुए उसके बारे में क्या कुछ इतिहास रहा है। ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये जो नाम दिया गया नारी शक्ति वंदन, ये नरेंद्र मोदी ने ही इसको दिया था। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। पहली बार कब इसको प्रस्तुत किया गया, तो 1996 में जो 11वीं लोकसभा थी, जब प्रधानमंत्री कौन थे, HD देवेगौड़ा, उनके टाइम में इसको पहली बार प्रस्तुत किया गया। दूसरी बार की बात करें 1998 में फिर कोशिश करी गई, जब 13वीं लोकसभा चल रही थी और अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो प्रधानमंत्री थे। इसके बाद तीसरी कोशिश कब हुई, 2008 में, जब किसका टाइम चल रहा था, मनमोहन सिंह का टाइम चल रहा था जो हमारे प्रधानमंत्री थे। उस टाइम पर 108वां संशोधन विधेयक 2008 ये लाया गया। इससे पहले 13वीं लोकसभा में 85वां संशोधन विधेयक 1999 के नाम से इसको लाया गया। इसके बाद फाइनली चौथी बार अब जाकर जो है 2023 में 128वां संशोधन विधेयक 2023, इसके नाम से नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में इसे प्रस्तुत करा गया। और संविधान में जब संशोधन हो गया तो 106वां संशोधन हुआ, जिसके तहत जो है इसको अब लॉ बना दिया गया, ठीक है, 2023 में। और इसे संसद के एक विशेष सत्र के दौरान पारित किया गया। ऐसा नहीं था कि मानसून सत्र चल रहा था या फिर विंटर सीजन या कुछ भी चल रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं था। सीधे सीधे से एक स्पेशल सेशन बुलाया गया सिर्फ इस अधिनियम के लिए ही। और नरेंद्र मोदी ने इस कानून को अनौपचारिक रूप से नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया। तो ये नाम किसने दिया, नरेंद्र मोदी ने। विशेष सत्र में इसको पारित किया गया और 106वां संविधान संशोधन है ये। आगे बात करें तो इस विधेयक के समर्थन में लोकसभा में 454 सदस्यों ने मतदान किया, जबकि 2 सदस्यों ने इसके विरोध में मतदान किया था। अब अगर हम बात करें कि वो 2 सदस्य कौन कौन थे जिन्होंने इसमें विरोध किया, तो एक तो ओवैसी, ठीक है, IMI का जो आपका AIMIM, ठीक है, इसके एक सांसद हैं अबैसुद्दीन ओवैसी, इन्होंने इसका विरोध किया। और दूसरे इन्हीं के पार्टी के हैं सैयद इम्तियाज़ जलील, इन्होंने जो है इसका विरोध किया, ठीक है। तो 2 लोगों ने इसके अगेंस्ट वोट किया, अदरवाइज 454 जो थे उन्होंने इसके सपोर्ट में वोट किया। राज्यसभा में ये जो विधेयक है उसमें सर्वसम्मति से इसको पारित किया गया, वहाँ पर अगेंस्ट एक भी वोट नहीं पड़ा। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं इसके विषय में। महिला आरक्षण विधेयक अमृतकाल में नए संसद भवन में पारित होने वाला पहला विधेयक है। सो नया जो संसद भवन है उसमें पहली बार जब कोई वो पारित हुआ तो वो यही है। इसके बाद आगे बात करते हैं इसमें। ये जो अधिनियम है इसके माध्यम से लोकसभा, राज्य विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की जो विधानसभा है इसमें महिलाओं के लिए कुल सीटों की 1/3 सीटों को आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। यानी कि तकरीबन 33% सीटें वो आरक्षित रहेंगी लोकसभा के लिए, इसके अलावा राज्य विधानसभाओं के लिए, और अगर यूनियन टेरिटरी की किसी विधानसभा की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली है, ठीक है। अब ये जो संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया और कौन से नए अनुच्छेदों को जोड़ा गया, जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में बात करी थी इसके विषय में कि संविधान में जो संशोधन हुआ जिसको हम 106वां संशोधन कहेंगे अब, ठीक है, जिसके तहत इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम को जोड़ा गया, मतलब इसको कानून बनाया गया। सो इसके माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 239AA इसमें संशोधन करा गया, जबकि 3 नए संशोधन मतलब अनुच्छेद जोड़े गए, 330A, 332A और 334A। ये दोनों पॉइंट की ये अमेंडमेंट कौन सा है और कौन कौन से आर्टिकल जोड़े गए और किसके अंदर अमेंड किया गया, ये आपको याद रखना है। अब ये जो 330A है इसका मतलब क्या है, इसमें यह बताया गया है कि संविधान में क्या कुछ जो है प्रावधान किए गए हैं। पहला प्रावधान क्या है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इनके लिए जो आरक्षित सीटें हैं इसमें से 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। मान लीजिए अगर SC की हम बात करें तो लोकसभा में 40 सीटें इनके लिए रिजर्व हैं सपोज, ठीक है। सो इस 40 में से 1/3 सीटें ये किसके लिए रहेंगी, फीमेल्स के लिए रहेंगी, जो कि SC कैटेगरी की हैं। सो ये बात यहाँ पर कहने की है। 330A के अंदर ये प्रावधान किया गया है। दूसरी बात, लोकसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से जो सीटें भरी जाती हैं इन टोटल, उसमें 1/3 सीटें ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या सहित महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। यानी कि अगर मान लो लोकसभा में जितनी भी सीटें हैं उसका 1/3 ये रिजर्व रहेंगी फीमेल्स के लिए, और इन फीमेल्स में SC और ST दोनों की फीमेल्स इंक्लूडेड रहेंगी, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं 332A। ये जो आर्टिकल है इसको जोड़ने के माध्यम से प्रत्येक राज्य की विधानसभाओं में जो महिलाओं की सीटें हैं वो आरक्षित की जाएंगी। सो 330A ये लोकसभा के बारे में है, लोकसभा में सीटों के आरक्षण के बारे में। 332A जो है ये राज्य विधानसभाओं के बारे में है। 334A की बात करें तो इसके माध्यम से महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण के लागू होने संबंधी शर्तों को स्पष्ट किया गया है। मतलब शुरुआत में जो पहला आर्टिकल है 330A, उसमें लोकसभा के बारे में बात हो रही है कि उसमें जो सीट्स रिजर्व करी जाएंगी। उसके बाद 332A की बात करें तो इसमें बात करी गई है राज्य विधानसभाओं की। और 334A की बात करें तो इसमें ये सारी शर्तें हैं कि किस तरीके से जो आरक्षण है इसको लागू किया जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि लोकसभा, विधानसभाओं और NCR दिल्ली, इसकी जो विधानसभा है इसमें महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित संविधान के प्रावधान इस उद्देश्य के लिए संचालित होने वाली परिसीमन की प्रक्रिया के बाद ही प्रभावी होंगे। यानी कि जब तक नई जनगणना नहीं होगी, जब तक डिलिमिटेशन आयोग मतलब वो अपना काम नहीं कर लेता, तब तक ये जो आरक्षण के प्रावधान हैं ये लागू नहीं होंगे, ना ही लोकसभा में, ना ही राज्य विधानसभाओं में, ना ही यूनियन टेरिटरी दिल्ली में। लोकसभा, विधानसभा और NCR की जो विधानसभा है इसमें महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण जो है 15 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा। हालांकि संसद जो है इस अवधि को आगे बढ़ा सकता है। यानी कि जो आरक्षण दिया जाएगा, पहली बात तो ये कि जब पहली अब जनगणना होगी उसके बाद ही इसके जो प्रावधान है वो लागू होंगे, और वो जो प्रावधान होंगे वो 15 सालों के लिए होंगे। उसके बाद जो पार्लियामेंट है वो उसमें अमेंडमेंट कर सकती है, उसके टाइम को बढ़ा भी सकती है और नहीं भी बढ़ा सकती, वो डिपेंड करता है। ठीक है, सो ये सब कुछ था आपका नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में। इसके बाद आगे बात करते हैं आयुष्मान भव अभियान। सबसे पहली बात, किसने और कब इसको स्टार्ट किया गया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। कहाँ पर? गांधीनगर, गुजरात में। इसे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया। यानी कि जो मिनिस्ट्री है वो कौन सी है आपकी? जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो इसमें काम कर रही है। और ये जो है एक राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सेवा पहल है। इस अभियान को कब से कब तक चलाया गया, ये पूरा आप टाइम ड्यूरेशन याद रखिएगा। 17 सितंबर 2023 को स्टार्ट किया गया और 2 अक्टूबर 2023 तक ये चला। अब उद्देश्य की बात करें कि उद्देश्य क्या है, तो देश के प्रत्येक गाँव और शहर तक स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकतम कवरेज जो है उसको सुनिश्चित करना, ये पर्पस है आयुष्मान भव अभियान का। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ID निर्माण और गैर संचारी रोगों की जांच और उनका प्रबंधन, इससे संबंधित सेवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य है। इसके अंतर्गत 3 घटकों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने की परिकल्पना की गई है। अब वो 3 घटक कौन कौन से हैं? पहला है आयुष्मान आपके द्वार 3.0, दूसरा है आयुष्मान मेला, तीसरा है आयुष्मान सभा। इनके माध्यम से कंप्लीट कवरेज उसको प्राप्त करना है। इसके बाद आयुष्मान भारत की बात करते हैं। तो ये जो आयुष्मान भारत योजना है इसको सार्वजनिक स्वास्थ्य कवरेज के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की सिफारिशों के अनुरूप लॉन्च किया गया था। अगर हम बात करें जो सतत विकास लक्ष्य हैं तो उसमें लक्ष्य नंबर 3 जो है वो अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित है। सो ये लक्ष्य भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इनको ज़रूर याद रखें। इसके बाद आयुष्मान भारत में 4 स्तंभ शामिल हैं। पहला है स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र यानी कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, दूसरा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJ, तीसरा है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन यानी कि PMABHIM, इसके अलावा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यानी कि PMABDM। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आरोग्य मंथन 2023 की। तो इसकी अवस्थिति कहाँ पर ये आरोग्य मंथन 2023 का आयोजन किया गया? तो विज्ञान भवन नई दिल्ली में। कब से कब तक करा गया? तो 25-26 सितंबर 2023 तक, यानी कि 2 दिन ये चला आरोग्य मंथन 2023। आयोजनकर्ता की बात करें तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, इसके द्वारा इसको आयोजित किया गया और इसे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो कि 23 सितंबर 2023 को, मतलब इसके कार्यान्वयन के 5 साल पूरे हो गए थे, और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जिसके
दूसरी वर्षगांठ थी जिसकी, और जिसको 27 सितंबर को दूसरी इसकी वर्षगांठ हुई थी। इसकी सफलता के उत्सव को मनाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है, सो क्यों करा गया? क्योंकि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये सफलतापूर्वक इसका कार्यान्वयन चल रहा है, 5 साल इसके पूरे हो गए। इसी तरीके से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसके भी जो है 2 साल अब हो गए। सो उसी को उत्सव के रूप में मनाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया। अब ये बात करें कि इस अवसर पर पीएमजे और एबीडीएम इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जो पुरस्कार दिए गए, निम्न को पुरस्कृत करा गया। पहला, सर्वाधिक संख्या में जो उपचार है, इसके संदर्भ में कौन कौन से विजेता रहे? सो बड़े राज्यों में बात करें, केरला इसमें विजयी रहा कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है उपचार की फैसिलिटी दी गई। इसके अलावा छोटे राज्यों में बात करें तो मेघालय, केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो पुडुचेरी। ये ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। ये तो बात हो गई क्या कि उपचार के संबंध में। सब सर्वाधिक उपचार बड़े राज्यों में केरला, यूनियन टेरिटरी में पुदुचेरी, छोटे राज्यों में मेघालय। इसके अलावा अगर हम बात करें कि सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड बनाने के संदर्भ में, तो इसमें बड़े राज्यों में असम, छोटे राज्यों में नागालैंड और केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर। ये दोनों ही चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। दोनों ही उसमें जो अलग अलग श्रेणी में जो अवार्ड दिए गए या फिर पुरस्कृत किया गया। इसके बाद अगला आर्टिकल है हमारा कि मिथुन को खाद्य पशु का दर्जा दिया गया। अब पहली बात तो यही कि दर्जा दिया किसने, तो ये FSSAI इसने दिया, यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, इसके द्वारा दी गई। अब इसमें क्या क्या घोषणाएं की गई? पहली बात तो ये घोषणा की गई कि हर साल 1 सितंबर को मिथुन दिवस मनाया जाएगा। अब ये जो घोषणा थी ये करी किसने? ये करी आपकी राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र ने ये घोषणा करी कि हर साल 1 सितंबर को मनाया जाएगा मिथुन दिवस। दूसरी, मिथुन का जो मास है इसको एक नाम दिया गया, वो नाम क्या है आपका? विशी। विशी नाम दिया गया मिथुन के मास को। मिथुन को घरेलू पशु विविधता सूचना प्रणाली डेटाबेस में भी शामिल कर लिया गया है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। बाकी बात करें मिथुन ये जो पशु है इसके बारे में, तो इसका वैज्ञानिक नाम है बॉस फ्रंटेलिस, और इसे जो है पर्वतों के पशु के नाम से भी जाना जाता है। ये बोविड या फिर बोविडे परिवार का एक सदस्य है, और मवेशियों और जो भैंस होती हैं इनके दूरस्थ संबंधी है, मतलब इनसे इसका रिलेशन है। मिथुन की सर्वाधिक संख्या वाला जो राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है। इसके अलावा जो दूसरे प्रदेशों पाया जाता है वो नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि 20वीं पशु जनगणना में मिथुन की जो संख्या है हिंदुस्तान में वो कितनी है? 3.8 लाख। ये 2019 में जारी करी गई थी 20वीं पशुधन गणना। इसके बाद अगला आर्टिकल है सांची। ये हिंदुस्तान का पहला सौर शहर बना है। अब ये तो चलो बात ठीक है, हिंदुस्तान का ये पहला सौर शहर बना है, लेकिन सांची को जो है शुद्ध शून्य उत्सर्जन शहर बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने किस किस के साथ में समझौता किया? तो ये नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग और IIT कानपुर के बीच में समझौता हुआ है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर यूपी का एक जो इंस्टीट्यूट है वो शामिल है, IIT कानपुर। ठीक है, सांची के निकट स्थित सौर परियोजनाएं जिनसे सांची को सौर शहर बनाने में मदद मिली, इसमें एक है आपका नागौरी। यहाँ पर एक 3 मेगावाट की सौर परियोजना है जिसने हेल्प करी है सांची को पहला सौर शहर बनाने में। दूसरा जो यहाँ पर है वो है आपका गुलगांव, बट ये अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, मतलब ये अभी बना नहीं है, बन के तैयार नहीं हुआ है, लेकिन इससे भी काफ़ी सपोर्ट मिलेगी। गुलगांव में 5 मेगावाट की सौर परियोजना लग रही है। इसके अलावा बात करें सांची स्तूप की, तो इसकी अवस्थिति क्या है? रायसेन जिला मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, और यहाँ पर जो सांची स्तूप के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, सांची को। और सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने। कब कराया था? तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में। 1989 में सांची के जो स्तूप है इनको विश्व धरोहर सूची जो यूनेस्को की है उसमें शामिल किया गया। इसके बाद आगे बात करें मोढेरा, ये भारत का पहला 24x7 यानी कि 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव बना। ये कहाँ का है? आपका गुजरात में है। घोषणा किसने करी? नरेंद्र मोदी ने करी 2022 में कि मोढेरा जो है हिंदुस्तान का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव है। मोढेरा का जो सौरीकरण है ये सूर्यग्राम परियोजना के तहत किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं जो कि है आपका NCERT डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा इसको दिया गया। ठीक है,
एनसीईआरटी को डी नोवो, अब ये डी नोवो कैटेगरी ज़रूर याद रखनी है, इस कैटेगरी में डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। नोवो संस्थान ऐसे संस्थान होते हैं जो ज्ञान के विशिष्ट और उभरते हुए श्रेणी में शिक्षण और अनुसंधान पर केंद्रित होते हैं, यानी कि इसके अंदर इनोवेशन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, कुछ नया लेके आते हैं। इसके अलावा डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये ऐसे संस्थान होते हैं जो स्वयं के डिग्री कार्यक्रमों की पेशकश करने की अनुमति इनको दी जाती है, यानी कि ये अपनी तरफ से डिग्री दे सकते हैं, ये किसी और यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड नहीं होते हैं, ठीक है, जो नियमित विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए जाने वाले डिग्री कार्यक्रमों के समकक्ष होते हैं। तो ये होते हैं आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी और नोवो संस्थान, दोनों के बारे में याद रखना है। इसके बाद अगला जो आर्टिकल है इसमें हम लोग बात करेंगे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 की। बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये कि ये किसकी, कौन से मंत्रालय की पहल है, तो ऑब्वियस सी बात है केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक पहल है। उद्देश्य है वायु गुणवत्ता के आधार पर 131 शहरों की रैंकिंग तैयार करना। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितने शहर इसमें शामिल करे गए हैं? 131। इसे इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्किन, जो कि 7 सितंबर को मनाया जाता है, उसके अवसर पर घोषित करा गया स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। ठीक है, कब करा गया? इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्किन। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की। तो 2019 में इसको लॉन्च किया गया था जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य है कि शहरी क्षेत्र हो गया या फिर जो राष्ट्रीय स्तर है, यहाँ पर मतलब पूरे देश में जो वायु की गुणवत्ता है इसको सही किया जाए, इसमें सुधार किया जाए। टारगेट क्या है कि अगले 5 वर्षों में जो पर्टिकुलेट मैटर है पीएम स्तर में 20 से 30% की कटौती करना, और इसके तहत कुल जो लक्षित शहर हैं वो कितने हैं? 131। ठीक है, अब इसमें अलग अलग कैटेगरी में जो शीर्ष में 3 शहर रहे उनको यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैटेगरी 1 श्रेणी 1 की। तो इसमें 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों को शामिल किया गया। इंदौर नंबर 1 पे रहा, आगरा उत्तर प्रदेश का नंबर 2 पर रहा, और थाने मध्य महाराष्ट्र का ये नंबर 3 पे रहा। ये तो आपको एज इट इज़ याद रखना है कि इंदौर नंबर 1 पर, आगरा नंबर 2 पर और थाने नंबर 3 पर। कैटेगरी 2 की बात करें जिसमें 3 से 10 लाख की जनसंख्या वाले शहरों को शामिल किया गया है। इसमें अमरावती जो कि महाराष्ट्र का है, इसके बाद मुरादाबाद जो कि यूपी का है, और गुंटूर जो कि आंध्र प्रदेश का है, इसको शामिल किया गया। इसके बाद कैटेगरी 3 की बात करें जिसमें 3 लाख से कम जो जनसंख्या है उसको शामिल किया गया है। इस कैटेगरी में परवाणु जो कि आपका हिमाचल प्रदेश का एक शहर है, इसके अलावा काला अम्ब ये हिमाचल प्रदेश का है, और अंगुल ये उड़ीसा का है। तो इनको इसके अंदर शामिल करा गया है इस कैटेगरी में जिसमें 3 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों को लिया गया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश की स्थिति की बात करें तो यहाँ पर जब हम ब्रैकेट्स की बात करेंगे तो इसमें हम समग्र रैंकिंग की बात करेंगे। आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले कैटेगरी 1 की बात करें जिसमें 10 लाख से ज़्यादा जो की जनसंख्या वालों को शामिल किया गया है शहरों को। तो इसमें आपका आगरा ये आपका समग्र रैंकिंग में इसकी रैंकिंग कितनी है? 2nd है। बनारस की बात करें तो समग्र रैंकिंग कितनी है इसकी? 11 है। इसके बाद गाजियाबाद 12 है। मेरठ की बात करें 15 आता है समग्र रैंकिंग में। कानपुर की बात करें 23 है। लखनऊ की बात करें 24। प्रयागराज की बात करें 28। ये जो अपन श्रेणी 1 की बात करते हैं जिसमें 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इसमें अगर हम यूपी के जो शहर हैं इनको कैटेगराइज करें तो इसमें सबसे पहले आगरा आएगा नंबर 1 पर, फिर आपका बनारस आएगा, फिर गाजियाबाद, फिर मेरठ, फिर कानपुर, फिर लखनऊ और फिर प्रयागराज। कैटेगरी 2 की बात करें इसमें 3 से 10 लाख की जो आबादी है, जो जनसंख्या है उसको शामिल किया गया है उन शहरों को जहाँ पर आबादी 3 से 10 लाख है। इसमें मुरादाबाद आता है, फिर फिरोजाबाद आता है, फिर बरेली, फिर झांसी, फिर गोरखपुर, फिर नोएडा। समग्र रैंकिंग मुरादाबाद की 2, फिरोजाबाद की 4, बरेली की बात करें तो बरेली की 6, झांसी की 7 और गोरखपुर की 11 और नोएडा की 24 है। इसके बाद आगे देखते हैं कैटेगरी 3 की बात करें तो इसमें 3 लाख से कम जनसंख्या की बात हो रही है। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पर इनकरेक्ट है, लेट इट गो। इसमें रायबरेली जिसकी समग्र रैंकिंग 4 है, गजरौला इसकी 16 है, खुर्जा की बात करें तो 28 है, और अनपरा की बात करें तो 33 है। इसमें 3 लाख से कम जनसंख्या वाले जो शहर हैं उसको शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं।
सो अगला आर्टिकल जो है ये भारत मंडपम के बारे में है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सह सम्मेलन केंद्र स्थापित है। सो अवस्थिति और घोषणाकर्ता की बात करें कि भारत मंडपम, इसकी घोषणा किसने करी? सो नरेंद्र मोदी ने करी। ये एग्जैक्टली कहां पर है? आपका प्रगति मैदान नई दिल्ली में लोकेटेड है और इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र परिसर में निर्मित किया गया है और इसी का नाम क्या है? आपका भारत मंडपम। ठीक है, मतलब इसको नाम जो दे दिया गया वो भारत मंडपम नाम दिया गया है। भारत मंडपम नाम ये भगवान वशेश्वर के अनुभव मंडपम से प्रेरित है। अनुभव मंडपम, इसका निर्माण 12वीं सदी में भगवान वशेश्वर द्वारा कर्नाटक में सार्वजनिक समारोह में किया गया था, समारोहों के लिए कराया गया था। ठीक है, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत मंडपम में ही किया गया। इसके बाद बात करें विश्व की जो सबसे ऊंची नटराज की मूर्ति है कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये आपका भारत मंडपम नई दिल्ली में ही लोकेटेड है। 28 फीट की ये ऊंची है, जो नटराज की सबसे ऊंची मूर्ति है दुनिया की। निर्माण में जो धातु प्रयुक्त हुई उसमें अष्ट धातु हैं, जिसमें आपका सोना, चांदी, सीसा, तांबा, टिन, पारा, लोहा और जस्ता इस्तेमाल किया गया है। मूर्तिकार की बात करें तो राधा कृष्ण सभापति और उनका दल, ठीक है, राधा कृष्ण स्थापति और उनका दल जो है वो इसमें मूर्तिकार रहे हैं और मूर्ति का निर्माण जो है वो लॉस्ट वैक्स कास्टिंग मेथड द्वारा किया गया है। सो यहीं पर दोस्तों आज के अपने इस वाले सेशन को अब एंड करेंगे। अगला जो वीडियो आप देखोगे उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे और जो आर्टिकल हैं, जिसमें पहला आर्टिकल रहेगा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से रिलेटेड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो वाकई पसंद आया हो और हेल्पफुल लगा हो तो इसको शेयर करना प्लीज़ मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। बाय बाय।